Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel Satarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students। और आज बारी है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन की। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे इकोनॉमी के बारे में, हाँ, हमारे आसपास जो हो रहा है, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है, इन सब के बारे में जानकारी देता है। तो आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन की। ये वन शॉर्ट वीडियो है, पूरा सिलेबस एक वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। और आपको यकीन दिला दूं कि अगर आप एक इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के स्टूडेंट, तो आज ये पूरा सिलेबस फिनिश हो जाने आ रहा है। वन शॉट वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिस आउट मत करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आप कह रहे हैं इसीलिए ही इस चैनल पर ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि और कहीं भी लाइव सेशन इसका उपलब्ध नहीं है। मैं ला रहा हूं आप लोगों के लाइव सेशन, क्योंकि मैं अपने सुपरस्टार्स की हेल्प करना चाहता हूं। तो चलिए इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन को आज पूरा फिनिश करेंगे। आपको फिनिश करने के साथ ही बताऊंगा आपके बोर्ड का आया हुआ स्पेसिमेन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये भी डिस्कस करूंगा। चलिए मिस आउट मत करिएगा। तो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बात जब प्रोडक्शन की होती है, तो प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब रॉ मटेरियल लिया और उसे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, हो गया प्रोडक्शन। चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हारी फर्नीचर की फैक्ट्री है। हाँ, तुम्हारी फर्नीचर की फैक्ट्री है, तो तुम्हें एक जमीन चाहिए, एक एरिया चाहिए, एक लैंड चाहिए जहां पे तुम फर्नीचर की फैक्ट्री लगाओगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, भाई फैक्ट्री के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब पैसा चाहिए उनको खरीदने के लिए, कैपिटल चाहिए। तुमको चाहिए लेबर जो मशीन को चलाएंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। तुम्हें चाहिए लेबर। तुम्हें चाहिए खुद को, तुम्हारा खुद का वहां होना जरूरी है। वो जो रिस्क उठा रहा है वो तुम हो, जो डिसाइड कर रहे हो कि इस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा, किस दाम में सामान बिकेगा, एंटरप्रेन्योर। तो जहां ये चार फैक्टर्स मिल जाते हैं वहीं पे प्रोडक्शन पॉसिबल है, और हम इन चारों को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करना है तो आप सोच के देखिए, इन चारों के बिना कोई भी प्रोडक्शन संभव नहीं है। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्लियर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स मतलब इनपुट्स भी हो सकता है। तो फैक्टर्स मतलब वो जो कैरी आउट करते हैं प्रोडक्शन। एक इकोनॉमी में फैक्टर्स को ऐसे भी देखा गया है कि जो लैंड और लेबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, लैंड और लेबर होते हैं, दोनों एल से हैं, देखिए ध्यान से। लैंड एंड लेबर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। क्यों? लैंड एंड लेबर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। लैंड अपने आप काम नहीं कर सकती और लेबर लैंड के बिना काम नहीं कर पाएगा। हाँ भाई, लेबर हवा में तो काम करेगा नहीं ना, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, कैपिटल इज क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लैंड ऑन लेबर। मतलब लैंड पर अगर लेबर की जरूरत पड़ेगी, एक फार्मर है, उसके पास जमीन है, अब जमीन है तो लैंड हो गई, अब वह खुद अपनी जमीन पे हल चलाता है, खेत जोतता है, और हल चलाने के लिए उसको ट्रैक्टर चाहिए, खेत जोतने के लिए, बीज डालने के लिए उसको पानी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड चाहिए, पैसा चाहिए। तो कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, हाँ एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड चाहिए, ये सब मिल जाते हैं तब जाके प्रोडक्शन होता है। जिसमें लैंड और लेबर को, इन दोनों को सबसे बेसिक फैक्टर माना गया है। इसके बिना आप आगे प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। और इसके ऊपर कौन चाहिए? लैंड लेबर मिल गया तो क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, और वो व्यक्ति चाहिए जो इन सबको संभाले, नाम है एंटरप्रेन्योर। आओ एक एक करके सारे फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, चारों फैक्टर्स और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये फैक्टर्स ज्वाइंटली चाहिए होते हैं। फैक्टर में जो फैक्टर की रिक्वायरमेंट है सब में सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब में सेम अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए, तो किसी में लैंड कम चाहिए होगी तो किसी में लेबर ज्यादा चाहिए होगा, किसी में कैपिटल ज्यादा चाहिए तो किसी में एंटरप्राइज चाहिए। तो ये सब अलग अलग है। आइए बात करते हैं लैंड की। तो लोग लैंड को जमीन समझते हैं। आम भाषा में लैंड का मतलब होता है जमीन। क्या है लैंड मतलब जमीन है? नहीं। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन की, तो बात करते हैं लैंड एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो इसका मतलब है आपकी सनशाइन, आपका एयर, आपकी रिवर, वाटर बॉडीज, हाँ, ये सब क्या है? लैंड है। सर एयर भी लैंड है? हाँ हाँ, एयर भी लैंड है, क्योंकि वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो वो सारी चीज जो आपके प्रोडक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है नेचर से मिलने वाला। इसका मतलब है आपकी कंपनी है माइनिंग करने वाली, खदान से कोयला निकालने वाली, तो वो जो मिनरल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, वो भी लैंड है। समझ में आया? लैंड बहुत बड़ा शब्द है, सिर्फ जमीन से मतलब नहीं है। आम भाषा में लैंड मतलब जमीन होता है, नहीं। इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में इसका भाषा, इसका मीनिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। बात करते हैं लैंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो लैंड क्या अनलिमिटेड है? क्या नेचर में ये जो फ्री गिफ्ट है, ये जो मिनरल्स हैं, सॉइल्स हैं, क्या ये अनलिमिटेड अवेलेबल है? जी नहीं, अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है। इसकी सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि एक ना एक दिन ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वैनिश या फिनिश हो जाएगा।
तो ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, मैंने पहले ही बताया। लैंड को किसी भी हम कीमत में पैदा नहीं कर सकते, लैंड को इंसान नहीं पैदा कर रहा है, ये ईश्वर ने दिया है हमें, ठीक है। सो लैंड का हम यूज कर सकते हैं अपने आउटपुट जनरेट करने के। लैंड प्राइमरी फैक्टर है। सर प्राइमरी क्यों है? बताया तो, लैंड बेसिक फैक्टर है, इसी से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। सोचिए आपके पास लैंड ही नहीं है तो क्या हवा में तैर के करोगे क्या? चलो हवा में भी करोगे तो हवा भी तो लैंड का ही पार्ट है। हाँ मैंने कहा था कि एयर भी लैंड है, वाटर बॉडी लैंड है, माउंटेन लैंड है, प्लेटो लैंड है। अब समझ में आया क्या कह रहे हैं? आपका खेत खलियान भी लैंड है। तो हर वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लैंड है। लैंड के क्या है? बहुत सारे यूज है। सोचिए आपके पास सच वाली लैंड है, गांव में जमीन है, आप खेती करिए, वहां पे पोल्ट्री फार्म लगाइए, वहां पे मार्केट डेवलप कर लीजिए, बहुत यूज है, ठीक है। लैंड इमोबाइल है क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना इसको पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है लैंड की फर्टिलिटी डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। जिस जगह आपकी लैंड है उसके रीजन पे डिपेंड करती है, वहां पे सॉइल टाइप पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। तो फर्टिलिटी लैंड की क्या है? अलग अलग हो सकती है। एंड लास्ट, लैंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स देती है। इसका मतलब है कि लैंड को सक्सेसिवली यूज करोगे, मोर एंड मोर रिटर्न्स के लिए यूज करोगे तो आउटपुट उसका कम होता जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है लेबर की बात करते हैं। लेबर, तो ये लेबर कौन है? लेबर वो व्यक्ति है जो आपके लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है, जो लैंड पर काम कर रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में टीचर हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, स्कूल के प्रिंसिपल के ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, तो वो लेबर है। क्या कहते हो? जी हाँ, वो लेबर है। तो स्कूल का प्रिंसिपल भी लेबर है क्योंकि वो तो स्कूल के लिए काम कर रहा है, स्कूल के मैनेजमेंट के ऑर्डर पे काम कर रहा है। सही में, तो अगर किसी के पापा बैंक मैनेजर है, तो स्टेशन मास्टर है, तो बैंक में क्लर्क है, तो सब लेबर है। सर कैसे? अरे वो मेंटल लेबर है, दिमाग से काम करते हैं। अब समझ आया? और जो तुम सोच रहे हो लेबर, वो जो मजदूर जो सर पे क्या करता है? बोझ उठाता है, वो कौन है? वो भी लेबर है, पर वो मैनुअल लेबर है, फिजिकल वर्क करता है। हाँ, जो मजदूर काम कर रहा है, मकान बनवा रहा है, सड़क पे काम कर रहा है, डांबर बिछा रहा है, देखा होगा तुमने, वो मैनुअल लेबर है। आम जीवन में जो मैं लेबर, हम और तुम लेबर देखते हैं उसको सोचते हैं, पर इकोनॉमिक्स में लेबर को बड़ी डिफाइन किया गया है। किसी भी फॉर्म ऑफ जनरेशन ऑफ आउटपुट करने में हेल्प करने वाला व्यक्ति वो लेबर है। तो कोई फिजिकल रूप में किसी व्यक्ति के रूप में होता है। अब वो मैंने कहा वो स्किल्ड काम करे, अनस्किल्ड काम करे, पर वो लेबर है, ठीक है। अब आदमी जो लेबर काम कर रहा है उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस, ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है एबिलिटी एंड विलिंगनेस, उसके अंदर की काम करने की क्षमता और उसकी इच्छा, इससे डिसाइड होता है कि काम कितना होगा, ठीक है ना। एक लेबर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, एक लेबर डेवलप करना चाहता है, तो आउटपुट ग्रो करने लगेगा। अब लेबर लिटरेसी पे भी डिपेंड करता है, अगर पढ़ा लिखा लेबर है, इंटेलिजेंट लेबर है, यूज ऑफ ब्रेन कर रहा है, तो आउटपुट ज्यादा जनरेट कर लेगा। लेबर की प्रोडक्टिविटी क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। हाँ, जहां पे क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होगा, जहां बहुत धूप पड़ती होगी, बहुत बारिश पड़ती होगी, वहां पर क्या होगा? क्योंकि इन्वायरमेंट ही फेवरेबल नहीं है, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है लेबर की प्रोडक्टिविटी? उसके हेल्थ और कंड्यूसिव वर्क एनवायरमेंट पे। सोचिए एक लेबर बीमार है, हाँ, उसे टाइफाइड हो चुका है या उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, चलो एड्स हो गया उसे, तो वो बहुत ज्यादा फिजिकली फिट नहीं है, समझ में आया, और मेंटली भी मैंने कहा ट्रॉमा में रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लेबर इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब आता है मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर की एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू मूव। याद रखिएगा, लेबर के पास मूव करने की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना, कर सकता है कि नहीं? चलो एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारे स्कूल का टीचर है, हाँ, वो क्या कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है? मान लेते हैं उन्होंने पीएचडी पढ़ाई कर ली है, हायर स्टडीज कर ली है, क्यों नहीं बन सकता है? जरूर बन सकता है। या किसी दूसरे स्कूल का जाकर के आपके स्कूल का टीचर प्रिंसिपल बन जाए, वाइस प्रिंसिपल बन जाए, क्यों नहीं हो सकता? तो मोबिलिटी, मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक लेबर जो बनारस रह रहा है, वाराणसी रह रहा है, उसको दिल्ली में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, नहीं जा सकता है? तो मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर की एबिलिटी होती है, लेबर मोबाइल होता है, ठीक है। मोबाइल मतलब होता है मूव कर सकता है, ठीक है। और डिपेंड किससे करता है? मूवमेंट क्यों करता है? वो ज्यादातर बेटर लाइफ के लिए मूवमेंट करता है, बेटर लिविंग कंडीशंस पाने के लिए मूव करता है, हायर इनकम पाने के लिए मूव करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रोथ के लिए मूव करता है। सोचिए भारत से बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, आईआईटीएंस फॉरेन क्यों चले जाते हैं? मोबिलिटी ऑफ लेबर। क्यों जाते हैं? अरे वहां पे लाइफ अच्छी है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, काम का कल्चर अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज है वहां पे बहुत अच्छी है, चले जाते हैं इसीलिए वहां पर। हाँ, पर अभी रिवर्स ट्रेंड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आने वाले 10-20 सालों बाद सब उल्टा होने वाला है, बाहर से लोग यहां आएंगे काम करने के लिए। चलो तब भी मोबिलिटी यही होगा। बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, मतलब काम को बांटना, एक पूरा काम किसी एक व्यक्ति को न देना,
क्यों ऐसा क्यों करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर क्यों करते हैं? इससे काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब एक व्यक्ति को अगर आप पूरा काम दे देंगे ना तो वो ज्यादा समय लगाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, आपके कपड़े बनते हैं, शर्ट पैंट कहीं बनती होगी, किसी कंपनी में बनती होगी, हाँ, तो जहां पे शर्ट बन रही है, इस शर्ट को बनाने के लिए एक व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, हजारों व्यक्ति काम कर रहे हैं। उनमें से हर व्यक्ति क्या कर रहा है, एक छोटा सा हिस्सा बना रहा है। जैसे एक व्यक्ति शर्ट बनाने के लिए उसकी सिर्फ क्या कर रहा है, कॉलर ही बना रहा है। एक व्यक्ति उसमें सिर्फ क्या कर रहा है, बटन लगा रहा है। तो एक व्यक्ति उसकी क्या कर रहा है, स्लीव्स सिल रहा है। एक हिस्से का ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अब वो एक ही काम बार 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 करेगा। सोचिए जो कपड़ा काटने वाला व्यक्ति होगा, उसमें जो शर्ट की नाप काटता होगा, वो बार बार से एक ही काम करता है, शर्ट की नाप काटता है। जो सिलाई करता होगा, उनको जो बटन लगाता होगा, उनका एक ही काम कर रहा है बार बार। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इससे फायदा क्या मिलता है, कंपनी के बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो पाता है, ह्यूज अमाउंट प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या मिलता है, काम कम करना पड़ता है, तो काम करते करते लेबर उसमें बहुत माहिर हो जाता है, उसको करते करते बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है। दुनिया में हेनरी फोर्ड नाम के एक व्यक्ति थे, हाँ, एक मोटरिस्ट थे, फोर्ड कंपनी के कहते हैं ना जन्मदाता थे। उन्होंने मास प्रोडक्शन ऑफ फोर्ड कार करना शुरू किया अमेरिका में। उन्होंने असेंबली लाइन बनाई जिसमें काम को बांट दिया लेबर्स को, जिससे फोर्ड की कारें भी सस्ती हो गई और दुनिया में सबसे पॉपुलर कार हो गई। चलो, तो ये फायदा मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर का। अगला टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल, हाँ, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आम भाषा में बोले तो पूंजी। बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो पैसा, क्योंकि उससे से मशीन खरीदेंगे, उसी से इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसी से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो वो पैसा क्या है, वही है कैपिटल। ये वो पैसा होता है जो एंटरप्रेन्योर या मालिक लाता है बिजनेस में। एक कंपनी चलानी है तुमको, तो कंपनी चलाने के लिए तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा। तुमको हो सकता है शेयर होल्डर से, आम जनता से शेयर लेना पड़ेगा, तो ये सब पैसा क्या है, कैपिटल है। समझ में आया? तो कैपिटल इज प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज क्रिएटेड बाय मैन एंड इट इज नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, कैपिटल को हम जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल को हम बना सकते हैं। हाँ, तुम भी बना सकते हो कैपिटल को। सर वो कैसे? हाँ, इसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे बना सकते हैं अभी बताने वाला हूं। हाँ, देखो कैसे तुम पूंजी निर्माण कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। कैसे, अभी बताएंगे। पहले समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल मैन मेड है, मैंने पहले बताया, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, भगवान नहीं दे रहा है कैपिटल, आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति क्रिएट करता है वो आगे जाके एंटरप्रेन्योर बन जाता है, रिस्क टेकर बन जाता है। कैपिटल ड्यूरेबल होती है। कैपिटल में आते हैं कैपिटल गुड्स, मतलब प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट जो हम खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, वो कैपिटल गुड्स है। अब सोचिए, इमेजिन करिए, आपके पास है एक जिम। हाँ, तुम्हारे पास एक जिम, तो जिम में तुमने डंबल खरीदे हैं, वेट मशीन खरीदी है, और बहुत सारे, हाँ, वो जो ट्रैकिंग मशीन होती है ना, जिमिंग साइकिल होती है, बहुत सारी चीज होती है, तुमने खरीद ली है अपने जिम के लिए। ये तुम्हारे लिए क्या है, कैपिटल है। सर वो कैसे? क्योंकि तुमने इसके लिए पैसा लगाया है, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है को खरीदने में, अब लोग इसको यूज करते हैं और आके तुमको पैसे देते हैं, तो ये तुम्हारे लिए कैपिटल है। और यही मशीन तुमने अपने घर में रखी हुई है, एक साइकिलिंग मशीन तुमने अपने घर पे रखी हुई है। हाँ, लोगों को शौक होता है ना घर में डंबल रखने का, सेल्फ का डंबल, तो वो कैपिटल नहीं होगा। समझ में आया? वहां पर वो कंज्यूमर गुड बन जाएगा जब आप सेल्फ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाएंगे, मशीन, इक्विपमेंट्स, प्लांट खरीदेंगे, तो वो पैसा बन जाएगा कैपिटल, कैपिटल गुड्स बन जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है, कैपिटल अपने आप काम नहीं करती है, मशीन अपने आप काम नहीं करती, इक्विपमेंट्स अपने आप काम नहीं करते हैं, लेबर की मदद से काम कराना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक। इसका मतलब है इसकी सप्लाई को बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल भी मोबाइल फैक्टर है, कैपिटल को भी मूव कर सकते हैं वन प्रोडक्शन टू अनदर। हमारा एक काम नहीं चला, हमने उसमें से पैसा निकाल करके दूसरे काम में लगा दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसकी प्लांट मशीनरी बेच दी, पैसा मिला, किसी दूसरे काम में लगा दिया, एकदम पॉसिबल है। कैपिटल को फॉर्म करना है तुम्हें पैसा बनाना है, पैसे से पैसा बनाना है, इसी का नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब सेविंग करके, बचत करके। तो अभी से बचत करना शुरू करोगे और उस बचत को अपने पास नहीं रखना है, इन्वेस्ट कर देना है। जैसे मैंने कहा, बैंकों में रख देना है या पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां सेविंग अकाउंट खोलना है, उससे तुम्हें ब्याज मिलेगा और वो ब्याज पर भी ब्याज आता रहेगा। तो जब तक तुम ग्रो ओल्ड करोगे, जब तक थोड़े बड़े होगे, एक बड़ा अमाउंट तुम्हारे पास जमा हो जाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब अ चेंज इन दी कैपिटल, अ चेंज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा सबसे पहला काम करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगा। फालतू खर्चे नहीं करो तो जो पैसा बचेगा बचत, whatever you save should be kept aside and that is called as creation of saving. सेविंग मतलब कैपिटल के लिए पैसा अलग करके रखना, और फिर उसके सेविंग को सिर्फ छोड़ना नहीं है, उसको रखना नहीं है, मोबिलाइज भी करना है। मतलब आपने तिजोरी में पैसा बंद करके रख दिया, मम्मी ने लॉकर में लाखों रुपए रखे हुए, तो वो कैपिटल नहीं बन पाएगा।
अब उसको वहां से निकाल के कहां जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में जाकर के वो इन्वेस्ट हो जाएगा, मोबिलाइज हो जाएगा, वहां से वो पहुंचेगा किसी इंडस्ट्री के पास, किसी कंपनी के पास। क्यों, वहां पे क्या होगा, अरे भाई वो उस पैसे को यूज करेगा तो बैंक को ब्याज देगा ना, बदले में बैंक आपको ब्याज देगी। समझ आया, मोबिलाइजेशन। और लास्ट में क्या है, इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल होना। ठीक, क्यों हमारे भारत में कैपिटल फॉर्मेशन स्लो है, हमारे देश में सेविंग कम है, हमारे देश में रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण करना स्लो क्यों है? सबसे बड़ा रीजन दिया गया है कि हमारे यहाँ एबिलिटी टू सेव नहीं है। यहाँ लोग सोचते हैं जितना आया आओ खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, लोग सेविंग पे भरोसा या विश्वास नहीं करते हैं, और तो और लोगों के अंदर सेविंग की इच्छा भी नहीं है। देखिए, आपके अंदर एक कहते हैं ना, इच्छा भी होनी चाहिए कि हम बचाएंगे, हम बचत करेंगे, आगे की लाइफ के लिए करेंगे। अब मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है तो हाँ, ये भी समस्या है। और प्रॉब्लम क्या है, इनसफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं, बचा लेते हैं, कहीं रखने की जगह उन्हें नहीं समझ में आती है, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना नहीं समझ में आता है, क्योंकि जाने से वहां हिचकते हैं, नहीं हो पाता है। अगला टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। एक ऐसा व्यक्ति जो लैंड को, लेबर को, कैपिटल को साथ लाता है, जो प्लान करता है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जो रिस्क बियर करता है, जो डिसीजन लेता है, वही है एंटरप्रेन्योर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सारे एक्टिविटीज को, सारे फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में रखता है, इसीलिए इसको मिलता है प्रॉफिट। देखिए, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस या सैलरी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, पर एंटरप्रेन्योर को मिलता है रेसिड्यूअल वैल्यू, मतलब प्रॉफिट जो बच जाए। इन तीनों को पैसा देने के बाद बच जाए, लैंड को रेंट देकर, लेबर को सैलरी और वेज देकर, कैपिटल को इंटरेस्ट देने के बाद अगर पैसा बचेगा, वो पैसा मालिक को मिलेगा और वो होगा प्रॉफिट। समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज के बदले उसे रिवॉर्ड के रूप में मिलता है प्रॉफिट। और क्या क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? करेज होना चाहिए। तभी तो कहा एंटरप्रेन्योर बनो, दूसरों के अंडर में काम मत करो, तुम ऐसे व्यक्ति बनो कि तुम्हारे अंडर में लोग काम करें। इसीलिए सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में तुम देश के एंटरप्राइज बनो, तुम बनो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी। ये गवर्नमेंट चाहती है। तो एनकरेज करना, लोगों को प्रॉब्लम टैकल करने की एबिलिटी होना, क्विक डिसीजन लेना, बिजनेस की अच्छी समझ होना, एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कर पाने वाला, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस को समझने वाला, ऐसा व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। अब एंटरप्रेन्योर देश के लिए क्यों जरूरी है? भारत जैसे देश के लिए, जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है और काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वहां आपको काम खोजना नहीं है, काम पैदा करना है। यू हैव टू बिकम द प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स, नॉट द एक्सेप्टर ऑफ जॉब। जॉब मांगो मत कि हमें काम पे रख लो, काम पे रख लो, काम नहीं नहीं, तुम बनो ऐसे व्यक्ति कि हजारों लोग, लाखों लोग तुम्हारे लिए काम करें। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिस्क बियर करने वाला। मैंने पहले बताया, एंटरप्रेन्योर के जो पैसे लगे हैं, जो उसका दिमाग लगा है, टाइम एंड मनी जो इसमें इन्वेस्ट किया, वो बहुत रिस्क है। क्योंकि बिजनेस चला तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो शाबा शाबा मतलब कि बैंड बज जानी है उसकी। तो रिस्क बहुत बियर करता है, इनोवेटिव काम करता है। इनोवेटिव मतलब होता है उसे नई नई चीजें खोजनी होती है मार्केट में, वो जो कोई और नहीं कर रहा होता है वो काम करता है। मतलब अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में कुछ नयापन लाता है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। अब इमेजिन करिए ना कि आपने कभी सोचा था कि आप एक फोन कॉल करेंगे और घर में आपके इडली, डोसा, सांभर और वो जो लग्जरी आप खाना चाहते थे, बिना घर से बाहर निकले, क्या कहते हैं, जोमेटो, स्विगी, घर तक पहुंचा रहे सामान तुम्हारे, तो हो गया ना। तो इनोवेटिव लोग हैं ये लोग, नया काम करते हैं। और क्या करते हैं, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, देश की इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। सोचिए, देश में बेरोजगारी दूर करनी है, सब लोग व्यक्ति डिपेंड कर रहे हैं कि सरकार नौकरी देगी तो काम करेंगे। अरे भैया, सरकार का काहे वेट कर रहे हो, तुम ही कुछ ऐसा काम करो कि तुम लोगों को रोजगार दे पाओ। यह है एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल, देश में इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटीज देना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी देश की इंप्रूव करना, देश की जीडीपी को ग्रोथ करना, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ करना। यह काम है एंटरप्रेन्योर का। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कमिंग, डिमांड। डिमांड चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करिएगा, इस पर से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन पता है 7, 8, क्या 7 और 8 मार्क्स का आता है। इसका मतलब है कम से कम आपको 5 से 7 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, उससे कम पॉइंट्स नहीं चलेंगे। अगर आपने 2 या 3 पॉइंट लर्न किए हैं तो लॉन्ग आंसर्स आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा याद करिएगा। और इस चैप्टर से तो लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है, और वो भी एक नहीं दो। तो इसीलिए इस यूनिट को, खास करके डिमांड एंड सप्लाई को बहुत अच्छे से डीप स्टडी करके जाना है। चलिए बात करते हैं डिमांड की। तो डिमांड क्या है? मैंने कहा डिमांड एक तरह की डिजायर है। कैसी डिजायर है? एक ऐसी इच्छा है जिसके पीछे एबिलिटी टू पे है, विलिंगनेस टू पे है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और एक स्पेसिफिक टाइम है। नहीं समझ में आया? अगर हमने डिमांड की किसी चीज की
हमने मांगा कोई चीज और उसके साथ बताया कि इसको कब चाहिए, कितने दाम में चाहिए, कितने समय में चाहिए, तो ये डिमांड है। अगर कोई तुमसे ये कह दे कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो ठीक है, बोलो भैया बोलो, कार खरीदोगे, हाँ हाँ खरीदो, तो ये सिर्फ उसकी डिजायर हो सकती है, डिमांड नहीं हो सकती। अगर वो ये बोलेगा कि मुझे मारुति की ब्रीजा कार 10 लाख रुपए वाला मॉडल 10 तारीख को, हाँ मैं अपने मन से कह रहा हूं, 10 अप्रैल को खरीदनी है, तो वो डिमांड कर रहा है। अब समझ आया? डिमांड में उसकी एबिलिटी टू पे, उसकी डिजायर, उसकी परचेसिंग पावर, उसका विलिंगनेस पता चलता है, ये इच्छा शक्ति पता चलती है कि वो लेगा। एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे एंड डिजायर, जहां ये सब होगा वहीं पर होगा डिमांड। अब बात करते हैं डिमांड किसी एक व्यक्ति की। हाँ, तुम्हारी डिमांड, तुम और मैं मार्केट में जाते, सामान खरीदते हैं, क्या करते हुए खरीदते हैं? प्राइस को देखते हुए खरीदते हैं, देखते हैं दाम कितना है। अब मम्मी ने तुम्हें दे दिया कि देखा होली आ रही है, ये लो 2000 रुपए, जाओ अपने पसंद के कपड़े ले लो, ठीक है। अब तुम मार्केट में गए, वहां पर देखा कि 2000 रुपए की एक शर्ट मिल रही है। हाँ, तुम्हें शर्ट पसंद आ गई, तुमने 2000 रुपए दिया, शर्ट लेके चले आए, तो प्राइस 2000 है, कितनी लिए शर्ट? एक। अब सोचो, ध्यान सुनना, अब सोचो तुम एक मार्केट में गए हो जहां तुम्हारे पास 2000 रुपए है और वहां पे शर्ट 500 की मिल रही है। 2000 वाली शर्ट का इतना डिस्काउंट हो गया है, फ्लिपकार्ट में देख रहे हो कि उसमें 75% डिस्काउंट है। तो जब तुम जोड़ रहे हो, बोल रहे हो 500, अरे वाह मम्मी, 2000 की शर्ट 500 में मिल रही है, तो तुम एक नहीं खरीदोगे क्या? तो डिमांड तुम्हारी बढ़ गई, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। समझ आया? ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो इंडिविजुअल करते हैं क्या है, मैं और आप क्या करते हैं, अपनी पसंद की चीज खरीदते हैं, प्राइस के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ अ कम्युनिटी विच एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड कौन है? कंज्यूमर, मैं और तुम। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या करते हैं? विलिंग टू बाय, कीवर्ड है विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस अंडर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो उसका नाम रखा गया इंडिविजुअल डिमांड। आम भाषा में बोले, एक कीमत पर, एक पर्टिकुलर दाम पे आप कितनी वस्तु खरीदेंगे, समझ गए? अगर वही शर्ट, ध्यान से सुनना, 5000 की मिल रही है और तुम घर से ले गए हो 2000 रुपए, कितनी खरीदोगे? 0। क्यों? अरे तुम्हारे पास 2000 रुपए है और शर्ट की कीमत कितनी बताया मैंने तुम्हें जानबूझकर? 5000। देखा? तो प्राइस के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, all consumers in a market are willing to buy at a particular price is called as market demand। इसका मतलब है सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को जोड़ दो तो बन जाएगा मार्केट डिमांड। समझ में आया? अब मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड के आगे है इसके डिटर्मिनेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करिएगा। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स। अगर पूछे ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड, सबसे पहला फैक्टर है प्राइस, मतलब कीमत। मैंने कहा सबसे पहली चीज जो मार्केट में तुम और मैं पूछते हैं, वो जाके कीमत पूछते हैं, भैया कितने का है, तो द प्राइस। तो मैंने कहा मार्केट में जब जाते हैं प्राइस पूछते हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमारे अगर बजट में है, हमारे पास उतने पैसे हैं तो ही तो लेंगे। तो अगर प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, ये हम बेसिक रूल फॉलो करते हैं, मैं और तुम यही फॉलो करते हैं। चीजें महंगी होती हैं, खरीदते तो हैं पर कम खरीदते हैं, और चीजें सस्ती होती हैं, ज्यादा खरीद लेते हैं। समझ में आया? ये है डिमांड। डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पे। दूसरा है डिमांड किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। हमारे पास इनकम कितनी है? अगर मेरे पास इनकम हाई है, ये ऊपर कह रहे हो, समझते हो ना, हाई। अगर मेरे पास अच्छी इनकम है, कमाई अच्छी है मेरे पास, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा। भाई मेरे पास पैसे ज्यादा है, मेरे पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। समझ में आया? तो इनकम पे डिपेंड करता है डिमांड। और किस पे डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? देखिए रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब होता है वन विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर, मतलब ये नहीं मिला तो काम उससे चल जाएगा। जैसे टी नहीं मिली तो कॉफी से मेरा काम चल जाएगा, बॉल पेन नहीं मिली तो जेल पेन से हम काम चला लेंगे। क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होगा तो दाम टी का चेंज होगा, डिमांड कॉफी की चेंज हो जाएगी। कैसे? आओ देखें। तो जैसे ही प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगी, क्या होगा? क्वांटिटी
डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज होगा। सर ये कैसे होगा, कैसे होगा सर ये पूछ रहे हो? हाँ मैं बता देता हूं। देखिए चाय का दाम महंगा करेंगे हम, तो चाय पीने वाले कहेंगे अरे छोड़ो यार चाय बहुत महंगी हो गई है, इसका दाम तो कॉफी के बराबर आ गया है, तो वो चाय को छोड़ करके अब कॉफी पी लेंगे, क्योंकि पहले कॉफी इसलिए नहीं पीते थे क्योंकि कॉफी को महंगी लगती थी। समझ में आ गया? ये है सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल, जो कि रिलेटेड गुड्स आते हैं। दूसरे रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है कि दो गुड्स जिनको एक साथ आपको लेना है, जैसे मैंने कहा कार एंड पेट्रोल। अब कार लेके खाली क्या करोगे अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो? या मोबाइल एंड सिम, मोबाइल ले लिया, खाली मोबाइल तो डब्बा है, सिम भी तो होना चाहिए उसमें, तो कार एंड पेट्रोल साथ में चाहिए। अब सोचिए कार महंगी हो जाएगी, प्राइस ऑफ कार इंक्रीज हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल डिक्रीज हो जाएगा। वो क्यों, समझाओ। अरे भाई कार महंगी हो गई तो लोग कार कम खरीदेंगे, तो जब कार ही कम खरीदेंगे तो तेल कौन डलवाएगा भाई, ज्यादा कार तो बिक नहीं रही है, तो तेल की डिमांड नहीं बढ़ेगी। आप समझ आया? तो ये है इफेक्ट, ये है नाम है इसका रिलेटेड गुड्स। समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी चीज का प्रेफरेंस या टेस्ट हमारे फेवर में है, अर्थात वो चीज मुझे पसंद है। अब मान लेते हैं तुम्हें च्युइंगम खाना पसंद है, एग्जांपल है, तुम्हें च्युइंगम खाना पसंद है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो च्युइंगम महंगा भी हो जाएगा, खाओगे। प्रेफरेंस, मान लेते हैं कि तुम्हें डेनिम जीन्स पसंद है, फेवरेबल है तुम्हारे लिए, तो अगर फेवरेबल कोई वस्तु है तुम्हारे फेवर में है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इसकी जो भी हो। अब सोचिए जिनको नशे की आदत है, जिनको गुटखे सिगरेट शराब की आदत है, अब क्या होगा? प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा? वो गुटखा खाना बंद कर देगा, वो शराब पीना छोड़ देगा? जी नहीं, इस फैक्टर की वजह से। समझ में आया कि नहीं? आइए, अभी तक बता रहे थे इंडिविजुअल डिमांड, अब बता रहे हैं मार्केट डिमांड, मतलब पूरे मार्केट में कैसे इफेक्ट पड़ता है डिमांड का। देखिए मार्केट पे अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इमेजिन करिए मार्केट में पूरे देश में इक्विटी या इक्विटेबल इनकम है। क्या है? इक्विटेबल इनकम है, मतलब लोग बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का, तो डिमांड हाई होगी। और अगर मार्केट में क्या होगा? वाइड डिस्पैरिटी है। क्या है? वाइड डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, मतलब बहुत बड़ा गैप है रिच और पुअर के बीच में। अमीर बहुत अमीर है, एकदम अमीर है, और गरीब तो पास एकदम ही पहनने को खाने को भी नहीं है, तो एक्सट्रीम एंड्स है। तब क्या होगा? ऐसे देशों में लग्जरी बिकेगी, क्वांटिटी फॉर लग्जरी हाई होगी, ठीक है ना, बाकी जनरल डिमांड हाई नहीं होगी। ये है फैक्टर्स, आपको समझने पड़ेंगे। और क्या है? क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है डिमांड। सोचिए जैसा मौसम आएगा, अब समर आने वाला है, तो डिमांड फॉर दी कॉटन क्लोथ बढ़ने लगेगा, डिमांड फॉर दी कूलर, डिमांड फॉर दी एसीज आएगा कि नहीं? तो ये है क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब आता है डिमांड के टाइप्स। 3 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। क्या चीज? सिर्फ 3 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब होता है व्हेन 2 गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर, मतलब इन दोनों गुड्स को एक साथ खरीदेंगे, एक नहीं खरीदेंगे, एक साथ खरीदेंगे। सर एग्जांपल? हाँ, इसका एग्जांपल हो सकता है कार एंड पेट्रोल। बहुतों को ब्रेड एंड जैम पसंद है, हाँ, तो ब्रेड एंड जैम हो सकता है, ब्रेड एंड बटर भी हो सकता है, तो आप दोनों चीज एक साथ खरीद रहे हैं, कार और तेल, मोबाइल और सिम। ये सब कैसे डिमांड है? जॉइंट डिमांड है। जबकि डिराइव डिमांड क्या होती है? व्हेन डिमांड ऑफ वन लीड्स टू डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स। जैसे आपको जरूरत है नए मकान की, डिमांड ऑफ हाउस, ठीक? क्या जरूरत है तुमको? मकान की जरूरत है, पर तुम क्या खरीद रहे हो? तुम खरीद रहे हो ब्रिक, तुम खरीद रहे हो सीमेंट। समझ में आया? तो ब्रिक करना, सीमेंट खरीदना, सरिया खरीदना, छोटे छोटे ईंट खरीदना, बहुत सारी चीजें चाहिए मकान बनाने के लिए, तो वो सब क्या है? डिराइव डिमांड है। क्योंकि तुम्हें ईंट नहीं चाहिए, सीमेंट नहीं चाहिए, सरिया नहीं चाहिए, लोहे की रॉड नहीं चाहिए,
तुम्हें तो मकान चाहिए, पर मकान बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? अब तुम्हें चाय पीने की इच्छा है, ध्यान से सुनना, पर तुम्हें दूध खरीदना पड़ेगा, चाय पत्ती लेनी पड़ेगी, चीनी लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है? डिराइव डिमांड है। अब समझ आया? फिर है कंपोजिट डिमांड। ये कैसी डिमांड होती है? व्हेन वन कमोडिटी कैन बी पुट टू मेनी यूजेस। मतलब कैन बी पुट टू मेनी यूजेस, इसका मतलब वस्तु एक है, प्राइस जैसे जैसे चेंज होगी उसके दूसरे नॉन इंपॉर्टेंट यूज हम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि मिल्क, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। सर वो कैसे? मैं भी समझाता हूं। अब मिल्क है, हर घर में जरूरत है मिल्क की, मार्केट में मिल्क खरीदना ही खरीदना है सबको। तो मिल्क का दाम अज्यूम करता हूं 60 रुपए लीटर है। कितना? 60 रुपीज 1 लीटर। तो दूध पीना है घर में बच्चों को, चाय बननी है दूध की घर में, हाँ मम्मी पापा को चाय की आदत होती है, किसी किसी घर में कॉफी की आदत होती है, तो कभी कभी दूध से आपके घर में दही जम जाती है, हो गया यूज। तो ये है यूज ऑफ मिल्क। बट दूध सस्ता हो गया है, अब 60 रुपए की बजाय दूध 1 लीटर 40 रुपए का हो गया है। क्या होगा? लोग दूध की डिमांड ज्यादा करेंगे। अब उसका मेन यूज जो था, चाय पीना है, बच्चों को देना है, कॉफी बनानी है, नहीं, अब उसके अलावा और बहुत यूज होगा। अब दूध आएगा घर में, आज दूध की क्या बनाएंगे? खीर बनाएंगे। आज दूध का क्या बनाएंगे? आइसक्रीम बनाएंगे। सो इट इज पुट टू मेनी अदर यूजेस। समझ में आया? इसे कहते हैं क्या? कॉम्पोजिट डिमांड। हाँ, अगर सोचिए उल्टा भी हो जाए कि दूध बहुत महंगा हो जाए, 100 रुपए लीटर हो जाए, क्या करेंगे? दूध पीना बंद कर देंगे? मम्मी पापा चाय कॉफी पीना बंद कर देंगे? नहीं, बंद तो नहीं करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। दिन में 3-4 बार पीते थे चाय, हो सकता है 1 ही 2 बार पिए। हाँ, ये हो सकता है। या उसका जो सबसे मेन यूज है घर में, बस वही करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे। ये है कॉम्पोजिट डिमांड। समझ में आया? वन कमोडिटी, इट्स यूजेस कैन बी, है ना, चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बोला। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? बहुत सिंपल से बोलता है, इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, ये लाइन बोलना जरूरी है। इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। बेसिक सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा है यही। प्राइस बढ़ेगी कमोडिटी की, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, खत्म। आई किस पे डिपेंड करता है लॉ ऑफ डिमांड? मैंने कहा लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करता है। उनकी प्राइस नहीं चेंज होनी चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं चेंज होनी चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए, और तो और कंज्यूमर का फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। अब शेड्यूल, जैसे ही शेड्यूल वर्ड आ जाए, कीवर्ड है शेड्यूल के लिए, कीवर्ड है चार्ट या टेबुलर स्टेटमेंट। क्या कीवर्ड है? CHART, चार्ट या टेबुलर स्टेटमेंट। टेबल भी बोल दो चलेगा। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल एक चार्ट है, एक टेबल है। कैसा टेबल है? एक टेबल है जो शो करता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं और समझते हैं डिमांड शेड्यूल कैसा दिखता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको डिमांड शेड्यूल समझ में आ जाएगा। यहां है प्राइस और यहां है क्वांटिटी। यहां प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड है 20। प्राइस बढ़ गई, तो जैसे ही दाम बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटने लगेगी। प्राइस और बढ़ गया, तो क्या दिखाना चाहते हैं तुम्हें? दिखाना चाहते हैं कि प्राइस और प्राइस के सामने कितनी क्वांटिटी है, वेरियस प्राइसेस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइसेस। ये इनवर्स रिलेशन शो करना चाहते हैं। इनवर्स रिलेशन मतलब होता है कि प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, या वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या नाम है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और शेड्यूल मतलब चार्ट, मैंने दिखा दिया। अब मान लेते हैं ये डिमांड किसी कस्टमर द्वारा है, ए द्वारा है, मतलब 10 रुपए पे वो 20 वस्तु खरीदता है, 12 रुपए पे वो 15 वस्तु खरीदता है, 14 रुपए में वो 12 वस्तु खरीदता है। हो गया? समझ में आ गया डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ऐसा टेबल होता है। अब ये तो एक कंज्यूमर का डिमांड शेड्यूल है, इसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। क्या बोलेंगे इतने को? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो इसी को मार्केट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबकी डिमांड को हाँ ऐड कर दो, बन जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे मार्केट में एक कंज्यूमर था ए, चलो दूसरा कंज्यूमर है बी।
ठीक है, बी नाम का भी कंज्यूमर है, मैंने लिखा क्यू बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी। तो 10 रुपए में कितना खरीदता है, 10 रुपए में वो 18 खरीदता है। जब 12 हो जाती है दाम तो वो 14 खरीदता है, और जब दाम और बढ़ जाता है 14 हो जाता है तो वो 10 खरीदता है। तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर दें तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। मैंने लिखा क्यू दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट, 20 प्लस 18 कितना आ जाएगा 38, 15 प्लस 14 29 एंड 12 प्लस 10 22। तो ये नया क्या आ गया, इसका नाम है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। शेड्यूल क्या होता है बना लोगे अपने आप से अब। ठीक है, यहां तक बनाओगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा, और इस पूरे को जोड़ दोगे तो मार्केट शेड्यूल बन जाएगा। क्लियर है। अब इसी शेड्यूल को अगर ध्यान से सुनिएगा, इसी शेड्यूल को अगर हम प्लॉट कर दें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो क्या बोलेंगे, कर। सो अ शेड्यूल व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ गिव्स अ कर्व। सो व्हाट इज डिमांड कर्व? अ डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। क्लियर है, या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। आओ दिखाएं कैसे बनता है डिमांड शेड्यूल। देखिए सिंपल सा डायग्राम है। अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व होगा। यहां पर वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे, ये है नीचे एक्स एक्सिस और ऊपर है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्राइस होती है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है। और ये डिमांड कर्व हमेशा कहां जाता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक, ये रहा, यहां पे प्राइस है और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड है। अब इसी डिमांड कर्व को मार्केट डिमांड कर्व बना दे तो क्या होगा, आओ देखें। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो बने हुए हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं इंडिविजुअल कस्टमर है, ये डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर एक्स है। ठीक है, ये डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर वाई है। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बन जाएगा डिमांड कंज्यूमर ऑफ द मार्केट। कैसे बनेगा, आओ दिखा दे। अगर डिमांड कंज्यूमर मार्केट की निकालनी है तो अब जो कर्व बनेगा वो इन दोनों से आगे बनेगा। जितना इसका और इसका डिफरेंस है, इसको आगे ले जाओ उतना। समझ में आया, दिस डिफरेंस प्लस दिस डिफरेंस। क्लियर है। तो यहां पे एक कंज्यूमर का, यहां पे दूसरे कंज्यूमर का, अब यहां पे पूरे मार्केट का, इसे कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। जिससे बनता है किससे, ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व दो बनाए, एक कंज्यूमर एक्स का एक कंज्यूमर वाई का, दोनों का ऐड किया, बन गया मार्केट डिमांड कर्व। ज्यादा फ्लैटर कर्व होता है, ज्यादा दूर तक जाता है कर्व, बस इसी को कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है, समझ में आ गया। आओ आपको आगे ले चले। डिमांड कर्व समझ में आ गया। एक कर्व है जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बायर खरीदता है, उसको वो शो करता है। इस ग्राफ में देखिए आपको दिखाई देगा एक डिमांड कर्व, लेफ्ट से राइट नीचे आता हुआ ये डिमांड कर्व साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए मार्केट डिमांड कर्व, मैंने कहा मार्केट डिमांड कर्व ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि वो सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड से बनता है, सारे इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ देते हैं। और ये देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व से जुड़ के बना, एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व, ए का डिमांड कर्व, फिर बी का डिमांड कर्व, दोनों को जोड़ दिए तो मार्केट का डिमांड कर्व आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो अभी तक बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, क्या कि प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। पर अब ये क्या कहता है बताना चाहते हैं, इसका उल्टा, इसका रिवर्स। प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिमांड की ध्वस्त कर दिया, लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ दिया। कब तोड़ता है, जैसे गिफेंस इफेक्ट में तोड़ता है। तो सर रॉबर्ट गिफन नाम के एक महान इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने देखा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो कोर्स ग्रेन को, सस्ते अनाज को क्या कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं जब वो महंगा हो रहा है। मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। तो इस बिहेवियर को कहते हैं क्या, गिफेंस इफेक्ट। सर रॉबर्ट गिफन ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए इसका नाम है गिफेंस इफेक्ट। ठीक है ना। दूसरा होता है बैंड वैगन, या दूसरों को कॉपी करना। हमारे अंदर आदत होती है, हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कैरी कर रहे हैं, ज्यादातर सोशल क्लास, सामने वाले टेस्ट का, सामने वाले प्रेफरेंस के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर उसके पास आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अब मेरी हैसियत हो चाहे ना हो, पर सामने वाले दोस्त के पास, फैमिली मेंबर के पास, कजन के पास मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। अब मेरी चादर उतनी लंबी नहीं है, मतलब मेरी इतनी औकात नहीं है,
पर मैं तो जानते ही हूं डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। क्यों डिमांड बढ़ जाएगी? क्योंकि मैंने देखा कि मेरे दोस्तों के पास है, मेरे रिश्तेदारों के पास है। अब चेंज इन डिमांड का टॉपिक समझते हैं। वैसे और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे एक्सेप्शंस ये हो सकता है कि इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, हमने 2 ही एक्सेप्शन मार्क किए हैं, और इग्नोरेंस भी एक तीसरा एक्सेप्शन हो सकता है। इग्नोरेंस मतलब होता है, हो सकता है कंज्यूमर को ज्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं है। हाँ, जैसे तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें मार्केट भेजती, जाओ बेटा टमाटर ले आओ। टमाटर लेने गए, दुकानदार ने कहा भैया 50 रुपए किलो है। तुम कहे हाँ हाँ भैया 2 किलो दे दो। तो तुम्हें पता ही नहीं मार्केट में टमाटर का रेट क्या चल रहा है, तो जो भाव बोला तुम ले लिए चुपचाप। महंगा था, 50 रुपए किलो होगा है, तब भी तुम ले लिए, क्योंकि तुम्हें रेट तो मालूम ही नहीं है। वही मम्मी गई होती, कहती 50 रुपए किलो है, और बदमाश कहेंगे, चल कितना दाम लेते हो, सस्ता करो जी। बार्गेनिंग भी करती, हो सकता है 40 रुपए किलो देता मम्मी को, और शायद तब भी मम्मी 1 ही किलो लेती। अब देखा क्या कहना चाहते हैं ना, तो बताना चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर इग्नोरेंट होता है तो वो मार्केट में प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी खरीदता है, ठीक है, वहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे कहते हैं नेसेसिटीज। अब कोई दवा है, कोई पेशेंट है ना, डॉक्टर ने कहा है कि ये दवा ले आइए, जाइए जल्दी लाइए, पेशेंट की तबियत बहुत खराब है, ये वाला इंजेक्शन नहीं देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जहां दवा की दुकान में जाएंगे वहां पूछेंगे भैया ये वाला इंजेक्शन ये वाली दवा दे दीजिए, डॉक्टर ने मंगवाया है। तो वहां मोलभाव करेंगे, वहां दुकानदार से पूछेंगे भैया कितने की दवा दोगे, क्या करोगे भैया, डिस्काउंट करोगे, कि क्या करेंगे कि पैसा तुरंत सामान लेंगे, पैसा उसके मुंह पे फेंकेंगे और सामान लेके झपट कर सीधे भागेंगे हॉस्पिटल में डॉक्टर को देने के लिए, भैया जल्दी लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरे रिश्तेदार को। क्या कहते हैं, हाँ हाँ यही करेंगे हम भी, मैं और आप यही करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड नेसेसिटीज में, इमरजेंसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है। हाँ चलिए, मैं आपसे 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं। हाँ, मैं जा नहीं रहा हूं कहीं पर, पानी पीने का टाइम है, ब्रेक का टाइम है, आइए पानी पी लेते हैं। आइए पानी पी लेते हैं जब तक, हाँ जब तक मैंने कुछ से बात भी कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें श्योर शॉर्ट इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है। मैं भी डिटेल में आपको इस टॉपिक को करके दिखाऊंगा बोर्ड में, आपको उसका शेड्यूल दिखाऊंगा, आपको उसका डायग्राम दिखाऊंगा, अभी आपको आना हुआ है, ये आ जाएगा, बहुत ईजी है, पर ये इस पे क्वेश्चन आ रहा है। चलिए चलिए, कल ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ना, इसीलिए बात करते हैं चेंज इन डिमांड की। 2 शब्द आते हैं, एक आता है चेंज इन डिमांड और एक आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आओ समझते हैं क्या मतलब है, कैसे काम करता है, दोनों एक साथ दोनों समझ जाएंगे आप, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला टॉपिक बोला मैंने चेंज इन डिमांड, और दूसरा टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या क्या नाम लिया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका एक और नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या नाम है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और दूसरा क्या है, इसका उल्टा क्या है, चेंज इन डिमांड। इसका एक और नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या अंतर है दोनों में, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हाँ बात करते हैं इसकी। तो यहां पर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड इसको फॉलो करता है, ओबे करता है, यहां पे नहीं फॉलो करता है। क्या मैंने कहा, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। और क्या खास बात है, यहां पर प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। और यहां पर क्या है, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं होगी। अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे चेंज इन डिमांड, सॉरी जैसे चेंज इन कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं, इसमें 2 टाइप आती है, इसके अंदर 2 टाइप आता है।
पहला होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, या दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहां पे भी दो टाइप होते हैं, यहां पे होता है इंक्रीज इन डिमांड, क्या नाम लिया मैंने, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, ये भी दो टाइप होती है। और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन की। ठीक, बात कर रहे हैं यहां पर एक्सटेंशन की। क्या होगा एक्सटेंशन में, देखिए एक्सटेंशन मतलब, एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब क्या है, एक्सटेंशन इन डिमांड होता है जब प्राइस डिक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। शेड्यूल से देखिए, प्राइस क्या होगी, गिरेगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। शेड्यूल देखिएगा ध्यान से, यहां फोकस कर लीजिए, यही आने वाला है कल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो प्राइस 10 रुपया, लोग 20 क्वांटिटी खरीदते थे, प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया, 10 से 8 हो गया, लोगों ने खरीदना बढ़ा दिया, तो प्राइस गिरी, प्राइस गिरी, 10 से 8 हो गई, डिमांड बढ़ गई। इसका नाम है एक्सटेंशन इन डिमांड। कर्व कैसा बनेगा, आइए देखिए, इसका कर्व बनेगा ये रहा। याद रखिए डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। कैसा, लेफ्ट टू राइट जाता। प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांडेड है 20, अब प्राइस हो गई 8, देखिए प्राइस गिर के हो गई 8 और डिमांड बढ़ गई 25 हो गई। तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक एक्सटेंशन हो गया। एरो देखिए मेरा कहां से कहां जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, इसीलिए इसको दूसरा नाम है डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या नाम है इसका, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसी डिमांड कर्व में कोई नया डिमांड कर्व नहीं बना रहे, एक ही डिमांड कर्व है, उसी में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो इसका उल्टा क्या होगा सर, क्या इसका उल्टा नहीं बन सकता है, हाँ, इसका ठीक उल्टा बनने वाला है, नाम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये शेड्यूल भी उल्टा हो जाएगा, पहले प्राइस कम होगी और बाद में प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगी और कर्व ऊपर की तरफ फेस करेगा। हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन में क्या रूल अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर रहा है, क्योंकि प्राइस डिसाइड कर रही है कि क्वांटिटी कितनी खरीदनी है। ठीक है, अब आता है इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या है, यहां पर इसका अपोजिट है इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होने वाला है, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होने वाला है, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस सेम रहेगी, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा अजब बात है। हाँ, अजब बात इसलिए है कि लोग उसी कीमत पर ज्यादा खरीद रहे हैं, या तो उनका टेस्ट इंप्रूव हो गया है, अब वो चीज उनके फेवर में चली गई है, प्रेफरेंस आ गया उसका कंज्यूमर की, या तो इनकम बढ़ गई है, या तो वो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में यूज कर रहे हैं। तो प्राइस फैक्टर नहीं है, कुछ और फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसीलिए देखिए, अब शेड्यूल देखिए, इसका शेड्यूल देखिए, आप देखेंगे प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांडेड 20, प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांडेड 25। तो प्राइस वही है, प्राइस वही है देखिए, पर डिमांड बढ़ गई है। हम इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्यों बढ़ गई है, मैंने लॉजिक दे दिया कि प्राइस के अलावा कोई और कारण होगा डिमांड बढ़ने का। ठीक, ये है वाई एक्सिस जिसपे प्राइस शो कर रहे हैं, ये है एक्स एक्सिस जिसपे हम क्वांटिटी डिमांडेड शो कर रहे हैं। पहले कर्व जाएगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये रहा डिमांड कर्व। प्राइस अज्यूम करता हूं 10 और क्वांटिटी है 20, प्राइस के सामने 10 लिख दिया, क्वांटिटी के सामने 20 लिख दिया। अब देखिए एक नया कर्व बनने जा रहा है और ये कर्व बन रहा है बाहर की तरफ, ये भी डिमांड कर्व है, ये नया डिमांड कर्व है, इसीलिए इमेजिनरी कर्व है, आगे लगा रहे हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब डिमांड 20 से बढ़कर 25 हो गई है, प्राइस वही है, प्राइस आज भी 10 है पर डिमांड आगे बढ़ गई है। इसे हम कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। क्या नाम है इसका, राइट वर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, सर इसका उल्टा क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड का उल्टा क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, डिक्रीज में क्या होगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी पर फिर भी प्राइस सेम है, फिर भी लोग कम खरीद रहे हैं। क्यों भाई, हो सकता है अब वो चीज उसको पसंद नहीं आ रही है, अब उसका टेस्ट उसको पसंद नहीं आ रहा है, अब उसकी प्रेफरेंस नहीं है वो, अब उसकी पसंद नहीं है वो, इसलिए भी हो सकता है। या इसलिए हो सकता है कि उसकी इनकम कम हो गई है, पहले इनकम ज्यादा थी आज कम कमा रहा है तो कम खरीद रहा है। ठीक है, ये सब रीजन हो सकता है। और तब डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, इनवर्ड शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, समझ लिया, क्लियर हो गया। आओ आगे बढ़ते हैं, यही वर्ड एक्सप्लेनेशन है, मैंने इसको अपने वर्ड में बता दिया। आइए बात करते हैं
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। क्या डिमांड में चेंज, क्यों? क्योंकि डिमांड के दूसरे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, हो सकता है प्राइस चेंज हो रही हो सकता है इनकम चेंज हो रही हो, तो इसकी वजह से कहते हैं इसको, इसके मेजर को, इसकी संख्या को कहते हैं क्या? इलास्टिसिटी। आसान डेफिनेशन मेरी वाली, क्या याद करोगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ, याद कर लो, रिस्पॉन्सिवनेस, कीवर्ड है, याद यही करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज, ये डेल्टा साइन है, चेंज इन डिमांड with respect to change in determinants। determinants मतलब factors, समझ में आया? अब डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या चेंज हो सकता है? उसकी प्राइस चेंज हो सकती है, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स चेंज हो सकता है, और इनकम चेंज हो सकती है। तो तीन तरह की इलास्टिसिटी सिलेबस में है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या? हाँ, तीन है। प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन भी यही है। अभी सिर्फ इलास्टिसिटी बताया था ना, अब हम बता रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें क्या आ जाएगा? यही सेम डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है, तीनों काम करेगी। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। बस यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाएगा? एक वर्ड बढ़ जाएगा इस जगह पे, चेंज, ये डेल्टा हाई साइन, इन प्राइस, नाम हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसी की डेफिनेशन फिर चेंज कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं तुम्हें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? सेम डेफिनेशन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। सुन रहे? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखा, एक वर्ड चेंज कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। और एक और आखिरी डेफिनेशन, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? सर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दी डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस किसी और का चेंज हो रहा है, डिमांड किसी और की चेंज हो रही है, इसको कहते हैं क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी। तीन टाइप की इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, सबसे पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक। कौन सा इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक। ये कैसा कर्व होता है? जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। देखिए, इन इलास्टिक में आप कर्व आई बना दोगे। क्या बनाओगे? आई। सर ये कैसे बनाएंगे आई? मैंने कहा यहां है प्राइस, यहां है क्वांटिटी, और कर्व क्या है? आई। अरे नाम में देखो ना क्या है, नाम में क्या है? इन इलास्टिक, मतलब आई है, ऐसे याद कर लो। तो आई बना दो। सर इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि प्राइस चेंज हो रही है पर क्वांटिटी कांस्टेंट है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? देखिए एक ही है, तो इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसमें इलास्टिसिटी क्या बन जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब प्राइस चेंजेस बट क्वांटिटी फिक्स्ड। क्लियर? अब इसी को अपने लैंग्वेज में लिख दो, बन जाएगा इन इलास्टिक। इसके बाद आता है परफेक्टली इलास्टिक, अब आ जाएगा इन इलास्टिक। इसमें क्या होगा? क्या, ध्यान से देखिए, इसमें प्राइस चेंज होगी, प्राइस चेंज ज्यादा करेगी। देखिए थोड़ा सा कर्व क्या कर दिया? हल्का सा टिल्ट कर दिया है। पहले स्ट्रेट लाइन कर था, अब हल्का सा टिल्ट कर दिया, हल्का। देखिए मेरे हाथ को देखिए, इसको देखिए, हल्का सा टिल्ट कर दिया है। अब प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा है पर क्वांटिटी का गैप देखिए छोटा है। देखिए क्वांटिटी कम चेंज हो रही है, ध्यान दीजिए। प्राइस में चेंज देखिए कितना भीषण है। तो चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी। इसमें इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है? लेस देन 1 होती है। क्या होती है? लेस देन 1 होती है। तो लार्ज चेंज इन द प्राइस एंड लेस चेंज, ऐसा होता है? हाँ होता है। ऐसा होता है नेसेसिटीज के साथ, ऐसा होता है उन वस्तुओं के साथ जो हमारी डेली यूज की वस्तु है। अब साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब चीजें हमारी नेस्टी है, अब रोज चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर प्राइस ऑफ टूथपेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? टूथपेस्ट लगाना छोड़ दोगे? क्या कहते हो? यही चीज अप्लाई होती है आपके नमक पे। तो अगर नमक महंगा हो जाए तो क्या करेंगे? हम नमक खाना छोड़ देंगे क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब चीजें क्या है? इन इलास्टिक है। आइए बात करते हैं इसके आगे। अब आता है वर्ड यूनिट इलास्टिक। सर ये क्या होता है? सोचिए जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ जाए तो, हाँ मतलब चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। इस समय जब यूनिट इलास्टिक होती है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है 1। क्या होता है इलास्टिक की वैल्यू? एग्जैक्टली 1। कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व देखना चाहते हो? इसका कर्व देखो, एकदम सेंटर में कर्व बनेगा, ना ऊपर की तरफ ज्यादा झुका ना नीचे की तरफ, दोनों लाइनों के बीच में, इसके और इसके बीच में है। ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज। देखिए इस गैप को मेजर करिए, ये गैप देखिए दिखा, और ये गैप देखिए, जूम करके देख लीजिए, ये दोनों गैप क्या है? सेम है।
तो चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इसमें होता है इलास्टिसिटी 1। ऐसे डिमांड में इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है इलास्टिक डिमांड। कभी कभी जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, वो गुड्स जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, हाँ मोबाइल फोन हो गया या आपके कोई पसंद की चीज हो गई, ड्यूरेबल गुड्स हो गया, इनका दाम थोड़ा सा ही शिफ्ट होता है, थोड़ा ही नीचे आता है, डिमांड अचानक बढ़ जाती है। मतलब यहां पर क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम होती है पर चेंज इन डिमांड बहुत ज्यादा होती है। मतलब थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पर डिमांड में बहुत बदलाव आ जाता है। आइए एक डायग्राम से समझाते हैं। प्राइस का कर्व, हाँ ये रहा ऊपर की तरफ, बाएं की तरफ प्राइस। अब आप देखिए क्वांटिटी की साइड में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या कि नहीं बढ़ गया? देखिए अब आप देखेंगे साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस में चेंज बहुत कम हुआ है, पर क्वांटिटी में ये रहा, प्राइस का चेंज इतना थोड़ा सा है पर क्वांटिटी का चेंज बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कहां होता है? मैंने कहा ऐसा लग्जरी गुड्स में होता है, ऐसा लग्जरी चीजों में होता है, महंगी चीजों में होता है। तो इसमें इलास्टिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है? हमेशा यहां पे इलास्टिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी लग्जरी गुड्स में। लग्जरी गुड्स समझ गए ना? जो कॉस्टली आर्टिकल्स होते हैं, मोबाइल हो गया, महंगे कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गया, जैसे उसमें डिस्काउंट का ऑफर आता है लोगों की भीड़ लग जाती है उसको खरीदने के लिए, प्राइस कम गिरता है, डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और लास्ट में है परफेक्टली इलास्टिक कर्व। ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एबनॉर्मल सिचुएशन इसलिए कह रहा हूं कि प्राइस में चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, फिर भी डिमांड क्या होगी? चेंज होती रहेगी। मतलब प्राइस कांस्टेंट है पर क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज करती जा रही है, डिमांड चेंज करती जा रही है। एक समझाने के लिए शेड्यूल बनाते हैं प्राइस क्वांटिटी का। अब प्राइस एक ही है, 10 10 10 10 10। पहले क्वांटिटी लोग 20 खरीदते थे, फिर 30 खरीद रहे हैं, फिर 50 खरीद रहे हैं। तो डिमांड सिर्फ चेंज होती जा रही है। अगेन मैंने कहा यह हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो सकता है। इसका शेड्यूल, इसका कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व ई जैसा बनेगा। अगर इसका कर्व देखना है तो देखिए इसका कर्व जो होगा वो ऐसे बन जाएगा। ये कर्व होगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। इस समय इलास्टिसिटी होगी इनडेफिनाइट, अर्थात आप इलास्टिसिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्या इलास्टिसिटी? इनडेफिनाइट। समझ में आ गया? सारे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गए। अब इलास्टिसिटी समझ में आ गया। अब मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं, इलास्टिसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या न्यूमेरिकल आएगा? मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, एग्जांपल से भी दिखाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट आपके सिलेबस में बताया गया है। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, क्या नाम है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, इसका परसेंटेज भी बोलते हैं। और तीसरा ज्योमेट्रिक मेथड। 3 मेथड से इलास्टिसिटी मेजर की जा सकती है। प्रोपोर्शनेट, परसेंटेज एक ही है, याद रखिए, ठीक है। 3 मेथड्स हैं। पहले बात करते हैं मेथड की, जहां पर हमारे पास है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, एक ही फॉर्मूला है। मैंने कहा एक ही मेथड है, आइए समझते हैं। प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, हाँ इसको प्रोपोर्शनेट भी बोलेंगे। इसमें फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यूमेरिकल आ सकता है, मैंने बता दिया। हो सकता है आपको कहे इलास्टिसिटी फाइंड करिए और आपको ये दोनों दे दे, ठीक है। और एक और फॉर्मूला इसी में ही आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये 2 फॉर्मूला है। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला है और ये परसेंटेज का, और दोनों का आंसर सेम होगा। हाँ, आंसर दोनों में अलग नहीं आएगा, इलास्टिसिटी दोनों से सेम आएगी, चाहे परसेंटेज मेथड से करिए, प्रोपोर्शनेट मेथड करिए। इसके फादर है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल नाम के एक महान इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है ना। इन्होंने ही डिमांड पे ये फॉर्मूला दिया था मेजर करने के लिए। अब आता है कि सर इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, व्हाट इज द इलास्टिसिटी इफ अ कंज्यूमर buys 10 commodities at ₹5 and 15 commodities at ₹3। तो आपको क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ रहा है इलास्टिसिटी बताइए
तो आप इसके लिए टेबल बनाइए तुरंत। हाँ, याद करिए, टेबल मतलब शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल याद करवाया था ना। तो प्राइस और क्वांटिटी को लिखिए। प्राइस है 5 रुपया, तब खरीदते हैं लोग कितनी है, 10 क्वांटिटी। प्राइस गिर के हो गया 3 रुपया और क्वांटिटी है 15। आइए इस फॉर्मूले में पुट करके दिखाते हैं आपको। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, इसमें इसको कहते हैं डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस कितनी है 2, 5 से 3 हो गया 2, और डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी कितना है, अगेन 5, कितनी है 5, और फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू जो कि मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मेरे पास आया 2 इंटू पी बाय क्यू। पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, इसको बोलते हैं पी, और क्यू क्या है, ये ओरिजिनल क्यू। समझ में आया। इसलिए जैसे ही शेड्यूल बना दोगे चुटकियों में कर लोगे, हाँ तुरंत कर लोगे। तो अब आपके पास पी है कितना 5 और क्यू है कितना 10, पुट कर दे। ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 20, तो 5 5 जा 5 4 जा, डिवाइड करेंगे 1.25। सो इलास्टिसिटी इज 1.25। इसका मतलब 1 से बड़ी है। जब भी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो कहेंगे हाईली इलास्टिक, और 1 के बराबर आएगी तो यूनिट इलास्टिक। समझ में आया, न्यूमेरिकल समझ में आया। आपको दिया रहेगा स्टेटमेंट के रूप में, इस स्टेटमेंट को पहले क्या करना है, इस शेड्यूल में चेंज कर देना और फिर चुटकियों में कर लेना। हाँ, अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला दिया रहेगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, बस डायरेक्टली डिवाइड करना है, सीधे आंसर आ जाएगा। डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में निकाल देना। क्लियर। अगला मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको भी एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। क्या था इसमें मेथड में, इसने बताया कि अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, व्हेन प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी द आंसर इज टोटल एक्सपेंडिचर। समझाने के लिए आपको कहते हैं कि 3 पॉसिबल सिचुएशन आने वाली है। क्या 3 पॉसिबल सिचुएशन आने वाली है, जरा देखिए तो। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। मेथड का नाम क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। इसके भी गिवर फाउंडर कौन है, एल्फ्रेड मार्शल जी। प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी कितनी लोग खरीद रहे हैं, चलिए 200। प्राइस 10 है, लोग 200 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 200 कितना आ गया 2000। मल्टीप्लाई कर दो ना भैया, इसी को टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओहो, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि अब प्राइस हो गई है 20 रुपया, 10 से बढ़कर दाम कितना हो गया 20। हम जानते हैं लॉ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी, कितनी हो गई है 100, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 2000। तो इसमें चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, इसकी इलास्टिक कहते हैं 1, या एक स्पेशल नाम है यूनिटरी। 1 को यूनिटरी भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, देखा यहां पे प्राइस का चेंज हो रहा है बट इलास्टिसिटी तब भी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है। इसको यूनिटरी कहते हैं। शेड्यूल आना चाहिए, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इससे कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं कि प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर तक निकाल देंगे। प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी है 2000, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2000 रुपया। प्राइस बढ़ के 20 हो गया, ठीक है ध्यान सुनिएगा, प्राइस बढ़ के 20 हो गया। लोग क्या कर रहे हैं, अब 150 खरीद रहे हैं, मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 150 कितना आ जाएगा 3000। तो इस समय क्या दिखाई दे रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। इसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, इलास्टिसिटी में वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आया। इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उसे कहते हैं इलास्टिक, घट जाएगा तो कहेंगे इनइलास्टिक, और बराबर रहेगा तो यूनिटरी। 3 कंडीशन पॉसिबल है। प्रोपोर्शनल मेथड मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, ऊपर रहेगा। परसेंटेज मेथड दोबारा फॉर्मूला दे दिया यहां पर। इनकम इलास्टिसिटी, जब मैंने कहा इनकम से चेंज होगा तो कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी। फिर ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं, जब चेंज इन डिमांड हो और उसको एक डिमांड कर्व में मेजर कर सके उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक इलास्टिक, मतलब मेजरिंग दी पॉइंट। इसीलिए कई बार इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, या कभी कभी इसके अंदर आता है आर्क मेथड। चलो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मार्केट। हाँ इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दोनों इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है। तो मार्केट कोई प्लेस नहीं है, मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर दुकानें हैं। मार्केट एक मैकेनिज्म है।
मार्केट एक एनवायरमेंट है जहां पे बायर और सेलर मीट करते हैं, मेक अ डील ओवर प्रोडक्ट एंड प्राइस करते हैं। चलो, मार्केट के फीचर क्या होते हैं? मार्केट कोई प्लेस नहीं है, पहली चीज। मार्केट में बायर और सेलर होना जरूरी है जो कि स्ट्राइक अ डील करते हैं। ठीक, बात करते हैं मार्केट के टाइप्स की। सबसे पहला मार्केट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देख लीजिएगा, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अभी जो टॉपिक करेंगे इस पे से लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही है। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब समझ गया ना, 7-8 नंबर वाला क्वेश्चन, सेक्शन बी वाला। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है जिसको हाइपोथेटिकल मार्केट कह सकते हैं। एक ऐसा मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है। यहां पे इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, अर्थात एक जैसा प्रोडक्ट है। या हजारों हजारों दुकानें हैं, हजारों हजारों सेलर हैं, हजारों, ये सब दुकानें हैं, सब शॉप्स हैं, हजारों। मान लेते हैं इस मार्केट में एक ही प्रोडक्ट बिकता है। चलो मैं एग्जांपल के रूप में प्रोडक्ट दिखाता हूं। इस मार्केट में एक ही पेंसिल बिकती है, अप्सरा पेंसिल। पेंसिल बोले तो अप्सरा ब्लू। अब कुछ नहीं बिकता है, एक ही पेंसिल। इस दुकानदार के पास पहुंचे, भैया पेंसिल दे दो, तो अप्सरा पेंसिल। इसके पास पहुंचे तो प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में एक ही जैसा है और प्राइस भी सबके पास एक है। वन सिंगल आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन द मार्केट, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट जिसकी सेम शेप, साइज है, कलर है, डिजाइन है, एक ही जैसा प्रोडक्ट है और प्राइस भी सबके पास एक है। ये जो फर्म्स है मार्केट में, ये जो फर्म है, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, 4, 5, 6, ये प्रोडक्ट को के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। फर्म आर प्राइस टेकर, मतलब प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है, प्राइस ले सकती है। कौन प्राइस डिसाइड करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है। एक इंडिविजुअल फर्म, जो एक फर्म है, इतनी छोटी है इस पूरे मार्केट में कि वो पूरे मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है। समझ में आया? तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो होते हैं सबके सेम दिखते हैं। ठीक है, आइए फीचर्स पढ़ें। बायर्स भी बहुत सारे हैं और मैंने बताया कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, ना बायर इन्फ्लुएंस कर पाता है ना सेलर। होमोजीनियस है, मैंने कहा सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, रंग, रूप, डिजाइन, कलर, फैक्टर सब सेम है। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट है, अगर कोई नया आना चाहता है इसमें काम करने के लिए, आओ, स्वागत है। और कोई जाना चाहता है, भैया जाओ, तुम्हारा भी स्वागत है। तो फ्रीडम टू एंट्री, फ्रीडम टू लीव द मार्केट। और क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। फैक्टर एक से निकल के दूसरे लगा जा सकता है, आपके लेबर उठ करके किसी दूसरे के जा सकते हैं, आपका कैपिटल कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। फ्री टू मूव रिसोर्सेज, अपने लेबर को, कैपिटल को कहीं भी हम ले जा सकते हैं। ठीक है ना? इस मार्केट में आना जाना ईजी है। इस मार्केट में लोगों को पूरी नॉलेज है, बायर को भी और सेलर को भी। भाई प्रोडक्ट ही एक है, एक ही प्रोडक्ट, सब जानेंगे कि नहीं जानेंगे उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके प्राइस के बारे में। आप और मैं जिस मार्केट में रह रहे हैं वो परफेक्ट मार्केट है ही नहीं, इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन में हम रह रहे हैं। और इम्परफेक्ट में भी कौन सा टाइप? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली नहीं, मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, इस मार्केट में कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि जो बायर सेलर है वो उसी जगह से खरीद लेते हैं जहां प्रोड्यूसर है। अजम्पशन है। अच्छा, प्योर कंपटीशन भी कभी कभी होता है क्या? हाँ, जो पहले 3 फीचर कर लेंगे तो प्योर कंपटीशन आ जाएगा। बात करते हैं मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल और पोलस मतलब सेलर। इस मार्केट में सिर्फ एक व्यक्ति, एक सेलर है, एक प्रोड्यूसर है और बाकी सब कंज्यूमर है। हमारे देश में रेलवे, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये मोनोपोली है। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मैंने बता दिया मार्केट में, वही पूरे मार्केट में कंट्रोल किया रहता है, उसी के मन का प्राइस चलता है, वो प्राइस मेकर है, वो प्राइस डिसाइडर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो प्राइस खुद डिसाइड जो भी कर देगा सबको उसी पे लेना पड़ेगा। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है, इसके बदले कोई और चॉइस उपलब्ध नहीं है। हाँ, आपको झक मार के उसी से ही वो प्रोडक्ट और सर्विस लेनी है। सोचिए, आपकी बिजली कंपनी बिजली आपका काट जाए, इमेजिन करो तुम्हारे घर की बिजली काट दे, क्या करोगे? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या करोगे? झक मार के जो बिजली कंपनी बोल रही है मान लोगे, दाम बढ़ा रही है, घटा रही है, झक मार के, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी उपलब्ध तुम्हारे पास। हाँ, समझ जाओ। नेक्स्ट है क्लोज एंट्री। इस मार्केट में आना मुश्किल है क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट इसमें कोई लाइसेंस लगा देती है, कोई रोक लगा देती है, इंस्ट्रक्शन, तभी तो इसमें ज्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। समझ गया ना? और क्या है, यहाँ पे फर्म प्राइस मेकर या प्राइस सेटर है, जो चाहे प्राइस सेट कर सकती है। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इसका मतलब है यहाँ पे जो फर्म्स होती है वो मन माना दाम चार्ज करती है, डिस्क्रिमिनेशन, जिससे जो मन कर रहा है प्राइस चार्ज कर लेगी। चलो एग्जांपल देते रेलवे का। तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे साथ उसी ट्रेन में कोई तुम्हारा स्टाफ भी जा रहा होगा, शांता बाई भी जा रही होगी, कोई और रिच आदमी भी जा रहा होगा। सबकी टिकट के दाम अलग अलग होंगे। कोई एक क्लास में बैठा होगा, उसकी टिकट शायद 5,000 रुपए की होगी। कोई क्लास 2 में बैठा होगा, मतलब थोड़े नीचे बैठा होगा, उसकी टिकट शायद 4,000 रुपए होगी। तुम्हारी कोई और क्लास होगी, शांता बाई शायद कोई और क्लास में बैठी होगी, जा सब वही रहे हैं, प्राइस सबसे अलग ले जा रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट है,
एक ही सर्विस है पर सबसे अलग अलग दाम ले जा रहा है। क्यों? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बिजली कंपनी में ऐसे ही करती है। हाँ, आपके घर में जो बिजली आ रही है उसका दाम अलग है, यही बिजली जो दुकानों को मिल रही है उसका दाम अलग है, किसानों को मिल रही है उसका दाम अलग है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने कहा रियल वर्ल्ड सिचुएशन की बात करूंगा तो हम इसी मार्केट में जीते हैं, तुम और मैं इस सिचुएशन में जी रहे हैं। आज मोनोपोली है कुछ चीजों में है, और हमारे देश में तो सरकार मोनोपोली नहीं करने देती है, क्योंकि सरकार को मालूम है मोनोपोली करने देंगे तो जो बड़ा बिजनेसमैन है वो पूरे मार्केट को लूट लेगा, एक्सप्लॉइट कर देगा, कंज्यूमर को बर्बाद कर देगा। इसलिए सरकार ही ट्रांसपोर्ट का, वो रेलवे का मोनोपोली और बिजली की कंपनी का मोनोपोली। बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब तो मोबाइल लोगे तो वाइड वैरायटी ऑफ मोबाइल मिलेगा। हाँ, आईफोन भी मिल जाएगा, तो तुम्हें सैमसंग मिल जाएगा, तो पोको मिल जाएगा, तो लावा मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या जावा मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या मिलता रहेगा, बहुत वैरायटी मिल जाएगी। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, आप उन सब प्रोड्यूसर के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। यहाँ पे भी फर्म का आना और जाना परमिशन है। सेलिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा खर्चा है, प्रमोशन का कॉस्ट बहुत करते हैं, प्रचार प्रचार बहुत करते हैं, अक्सर कॉम्पिटिशन आपस में करते रहते हैं, और प्राइस वॉर नहीं करते हैं। मतलब प्राइस गिरा के लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बल्कि एडवर्टाइजमेंट करके, ऑफर दे करके, स्कीम दे करके, इसे कहते हैं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन करते हैं। हर फर्म अपना प्राइस पॉलिसी खुद डिसाइड करती है। अब नोकिया, एप्पल, सैमसंग, एमआई सब अपने अपने मोबाइल का कीमत खुद तय करते हैं। सैमसंग अपने मोबाइल का कीमत एप्पल को देख के नहीं तय करती है, वो जो फीचर डाल रही है, वो जो उसके अंदर स्टैंडर्ड दे रही है उसके हिसाब से चार्ज करती है। एक और मार्केट है जो बड़ा अजीब मार्केट है, इसमें बायर एक है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं पहले, तब समझ में आएगा। अब मारुति कंपनी है, ये बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। देश में लगभग 50% कार इसकी बिकती है। ठीक, अब इसको चाहिए टायर कारों के लिए, तो बहुत सारी कंपनियां इसके पास अप्रोच करेंगी। एमआरएफ भी कहेगा भैया मुझसे टायर ले लो, डनलप नाम की कंपनी है, कहेगी मुझसे ले लो, गुडईयर नाम की कंपनी है, कहेगी मुझसे ले लो, और कौन सी है, अमेजॉन नाम की कंपनी है, वंडरर नाम की कंपनी है। तो बहुत सारे सेलर, बायर कौन है, एक। चाहिए इनको कार के लिए टायर, और बेचने वाले इतने सेलर हैं, तो बायर एक, सेलर बहुत सारे हैं। इसको कहते हैं सिचुएशन को मोनोपोली। ठीक है, एग्जांपल समझ में आ गया। मोनोपोली, सिंगल बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इनके प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब इनके हिसाब से प्रोडक्ट बना के कंपनी देती है। मारुति के जो टायर होंगे जो कार में लग रहे होंगे, हाँ जरूरी नहीं हर कार में लग पाए, लैक ऑफ मोबिलिटी है, फैक्टर्स कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे फर्म जो मोनोपोली कर रही है थार, वो खुद डिसाइड करती है। मारुति बताती है कि मुझे कितने दाम का टायर चाहिए, इतने दाम पे दे पाओगे तो लेंगे, तो नहीं लेंगे। हाँ, बता देते आपको। नेक्स्ट चैप्टर, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, एंड विदाउट मनी देयर इज नो हनी। चलिए, तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज व्हाट मनी डज। हाँ, प्रोफेसर वॉकर ने कहा था मनी वो है जो मनी करता है, मनी इज व्हाट मनी डज। तो एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये है अकॉर्डिंग टू क्राउथर व्हाट इज मनी। तो मनी क्या करती है, आओ देखें मनी के फंक्शंस। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन जिसके लिए मनी को बनाया गया है, और मनी का पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम यह आती थी कि हम जब चीजें लोगों से एक्सचेंज करना चाहते थे, तो वो वस्तु जो हम देना चाहते हैं सामने वाला वो नहीं लेना चाहता है, इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो मनी के आ जाने से ये समस्या खत्म हो गई है। मनी सबको लेना है, क्योंकि सबके लिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मुझे भी पैसा चाहिए तो उधर तुम्हें भी पैसा चाहिए, और सबको चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी गुड्स खरीदोगे, सर्विस खरीदोगे, सामने वाला तुमसे क्या मांगेगा, पैसा चाहिए। तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू बाय गुड्स और सर्विसेज। सारे बार्टर सिस्टम की समस्या का निदान एक है, और वो है मनी। और दूसरा क्या रीजन है, मनी क्यों चाहिए, मनी एज मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप गए दुकान में, पूछा भैया एक पेन दिखा दीजिए, पेंटोनिक, एक पेन पेंटोनिक। दुकानदार ने कहा भैया 10 रुपए दे दो। तो ये क्या है, इस पेन का मेजर ऑफ वैल्यू है, कीमत बता रहे, ठीक है ना। तो गुड्स की भी कीमत आ गई है मार्केट में, सर्विसेज की भी कीमत है। डॉक्टर अपनी सर्विस मांगता है, टीचर ट्यूशन फीस मांगता है, लॉयर फी मान लेता है, तो ये लोग भी बिकते हैं, सर्विस बिक रही है। सेकेंडरी फंक्शन, तो मनी फ्यूचर में भी पेमेंट किया जा सकता है। मनी नहीं था तो फ्यूचर पेमेंट हम नहीं कर पाते थे। फ्यूचर पेमेंट्स को कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट, को कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। आज आप मोबाइल आज ले लीजिए, पैसा धीरे धीरे किस्तों में देते रहिए। मकान आज ले लीजिए, तो इसको मनी की वजह से ये सिस्टम पॉसिबल हो पाया है। आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और तो और पैसा स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है
मनी को आप बैंक में जमा कर दीजिए, ठीक है ना, बाद में जब चाहे तब निकाल सकते हैं, और तो और ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। अगर पैसा दिल्ली भेजना है फॉर एग्जांपल, मैं तुमसे पूछूं, कितना आसान है, चुटकियों में भेज देंगे आजकल मोबाइल से। क्या बोलते हैं, यूपीआई यूज करते हैं कि नहीं, 1 मिनट लगेगा, यूं बटन यहां दबाएंगे, पैसा, क्या कहते हैं, तो हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से। ये हो गया प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फंक्शन। तीसरा और आखिरी फंक्शन है कंटिंजेंट फंक्शन। मनी हेल्प करता है प्रोड्यूसर को डिसीजन लेने में। ये प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करना चाहता है, डिसाइड करना चाहता है कि ये कॉमिटी बनाए तो कितनी बनाए, लेबर को, लैंड को, कैपिटल को क्या क्या रिवॉर्ड दे, ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि सबको पैसा देना होता है। लेबर को उसको पैसा देना है, सैलरी वेजेस देना है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, और लैंड को उसको रेंट देना है। सब डिसाइड किसको करना है, मनी में डिसाइड करना है। और किसमें हेल्प करता है, कंज्यूमर को, आपको और मुझको मनी हेल्प करती है। कैसे, तुमको मुझको हेल्प करती है, वस्तु खरीदूं ना खरीदूं, कैसे पता चलता है, पैसे से पता चलता है। अब तुम दुकान में खड़े हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10 रुपया लेके गए हो घर से, दुकानदार पेन बता रहा है, भैया कितने की पेन है, भैया 50 रुपए की है, नमस्ते भैया नहीं चाहिए। तो कीमत से तुमने डिसाइड कर लिया कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तुम्हें सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। अब समझ आया, तुम तो 10 रुपए का बजट लेके गए थे। हाँ, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में मदद करती है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो फैक्टर इनकम बांटना चाहती है, 4 फैक्टर्स काम करते हैं ना, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मैंने कहा, वैसे ही इकोनॉमी में भी इनकम क्या होती है, सारे फैक्टर्स को बिकती है। जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सबकी इनकम, टर्शियरी सेक्टर को इनकम मिलती है। नेक्स्ट है देश का पूरा क्रेडिट सप्लाई, पूरी इकोनॉमी का मनी सप्लाई, सब कुछ पैसे पे डिपेंड करता है। बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। तो बैंक जिसमें मैं और आप जाते हैं उनको कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। हाँ, आप चाहे स्टेट बैंक में जाओ, पंजाब नेशनल बैंक में जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ, एचडीएफसी में जाओ, ये सब कौन है, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स जॉइंट स्टॉक बैंक्स होती हैं, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक प्रिंसिपल पे काम करती हैं, लोगों के पैसे लेकर के ट्रांसफर करती हैं। क्या फंक्शन करती है कमर्शियल बैंक्स, पहला फंक्शन है लोगों से पैसे लेती है, डिपॉजिट लेती है, हाँ आपका मेरा डिपॉजिट लेती है, जिसमें से डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है, हम जब चाहे तब बैंक से पैसा वापस निकाल सकते हैं, उस डिपॉजिट को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। 2 टाइप के डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा गया है। क्या मैंने कहा, 2 टाइप के डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा गया है। पहला डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट, ये कोई भी स्टूडेंट, टीचर, कोई भी खोल सकता है, इसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। और दूसरा होता है करंट अकाउंट। इन दोनों को डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा ऑन डिमांड निकाला जा सकता है। जबकि एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसमें आता है एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट, या एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी अकाउंट, इन दोनों को हम लोग कहते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में एक फिक्स टाइम के बाद ही पैसा मिलेगा, दोनों में अंतर है, ठीक। और क्या करती है, बैंक्स लोन देती है, कैश क्रेडिट के रूप में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के रूप में, टर्म लोन्स के रूप में। कैश क्रेडिट व्यापारियों को देती है, बिजनेसमैन को देती है, जब उनसे क्या करती है, कोई चीज गिरवी करा लेती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, जितना बैंक में फंड्स है उससे थोड़ा पैसा ऊपर निकालने की अनुमति देती है, शॉर्ट टर्म में पैसा लौटाना होता है। अगेन ये भी आम आदमी को नहीं मिलता है, ये बैंकों को, एजेंसीज को, फर्म्स को देती है। एजेंसी फंक्शंस बैंक सबके लिए करती है। जो भी बैंक का कस्टमर है, अगर वो बैंक से कोई सर्विस मांग रहा है, जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, हाँ, और तुम चाहते हो बैंक तुम्हारे शेयर खरीद ले, तुम चाहते हो बैंक तुम्हारे शेयर बेच दे, तुम चाहते हो बैंक तुम्हारा रेंट कलेक्ट कर ले, रेंट पे कर दे, तुम्हारे बच्चों की फीस जमा कर दे, लाइसेंस, इंश्योरेंस, इन सब का पैसा जमा कर दे, बैंक अपने आप कर देगी, बस आपको रिटर्न ऑर्डर देना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक्स ऐसा बहुत सारा काम करती है, नहीं मालूम था तुम्हें? हाँ, इस काम को कहते हैं एजेंसी फंक्शन। पर याद रखना, बैंक में तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए, तो ही तुम्हारी बैंक एजेंट के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ये सबके लिए करेगी। आप बैंक में अकाउंट है नहीं है, जैसे तुम्हें ट्रैवलर चेक चाहिए, जैसे तुम्हें क्रेडिट इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे तुम्हें फॉरेन रिजर्व्स के ट्रांसफर करने का परमिशन चाहिए, उसके पास डॉलर है, तुम्हें इसको इंडियन रुपये में चेंज करना है, ये सब करेगी। तुम्हें लॉकर फैसिलिटी चाहिए, ये देंगे। एक फंक्शन आता है, नाम है क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक आपका और मेरा पैसा फर्दर लेंड कर देती है, फिर वो पैसा मार्केट में और किसी को लेंड होता है, और फिर वो और किसी को लेंड होता है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मतलब कि आपके मेरे पैसे को ही बैंक क्या कर रही होती है, किसी दूसरे को लेंड कर रही होती है। इससे मार्केट में मनी सप्लाई मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। इस प्रोसेस का नाम है क्रेडिट क्रिएशन। क्या एक बैंक अकेली कर रही होती है? नहीं, लार्ज नंबर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स टुगेदर वर्किंग मेक्स क्रेडिट क्रिएशन, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में आ जाता है इससे। बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। हर देश में एक ही होती है बैंकों की बात, एक होती है सेंट्रल बैंक, जिसे हम कहते हैं एपेक्स बैंक, टॉप मोस्ट बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट,
और मोनोपोली ऑफ नोट इशू, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और कंट्रोलर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। कौन है वो? सेंट्रल बैंक। हर देश में एक ही होती है, इसके पास पूरा अधिकार होता है नोट छापने का। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनी थी। हाँ, 1935 में बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, पर 1949 में इसको हमने टेक ओवर कर लिया और तब से ये भारत की नोट छापने वाली बैंक है। तब भी थी, आज भी है। क्या डिफरेंस है दोनों में, सेंट्रल बैंक और इन दोनों में? तो सेंट्रल बैंक एक ही होगी क्योंकि वो टॉप मोस्ट बैंक है और बाकी सारी बैंक सेंट्रल बैंक के नीचे काम करती है। मेरा और आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक में नहीं खुल पाएगा, पर सरकार का अकाउंट, हाँ, मोदी गवर्नमेंट का अकाउंट कहां खुला हुआ है? समझ गए? बैंकों का अकाउंट कहां खुला हुआ है? आरबीआई के पास खुला हुआ है। हाँ, स्टेट बैंक का अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट आरबीआई के पास। मेरा तुम्हारा नहीं खुल सकता, मेरा तुम्हारा तो बैंकों के पास खुलेगा, कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक्स नोट नहीं छाप सकती हैं, उनके पास परमिशन नहीं है। सेंट्रल बैंक नोट छाप सकती है। सेंट्रल बैंक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, कमर्शियल बैंक नहीं कर सकती है। हमारे देश में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। आरबीआई नोट छापती है, पहले ही जानता हूं, मैंने पहले ही बताया। 2 से लेकर के 500 तक का नोट चेक कर लो, सबके ऊपर क्लियर लिखा होगा। कहीं है क्या नोट? मेरे पास नोट तो दिख नहीं रहा है। हाँ, आप देखिएगा नोट पे ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। जैसे आपका मेरा अकाउंट होता है बैंक में, वैसे गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। गवर्नमेंट का खाता मैनेज करती है, अकाउंट मैनेज करती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी कमर्शियल बैंक्स, कोई भी कमर्शियल बैंक का नाम ले लो, अगर पैसा चाहिए तो वो, अगर कहीं से पैसा नहीं मिलता है, उनको व्यवस्था नहीं हो पाती पैसे की, तो एक ऑप्शन, एक चॉइस उनके पास है और वो है सेंट्रल बैंक, आरबीआई। मतलब आरबीआई ने अगर कमर्शियल बैंक को पैसा देने से मना कर दिया तो वो बैंक पक्का है बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है? सेंट्रल बैंक। आरबीआई सारी बैंकों के लिए लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट ऑप्शन है। फॉरेन रिजर्व, देश में विदेशी मुद्रा जो भी है, पाउंड, लीरा, येन, दूसरे देश की जितनी करेंसी है, किसी बैंकों को रखने के अधिकार नहीं है। ये सब पैसा, हाँ, अगर आपके पापा एक्सपोर्टर हैं, हाँ, फॉरेन में गुड्स बेचते हैं, तो वो जो पैसा आता भी है फॉरेन करेंसी का, वो भी सेंट्रल बैंक के पास आता है। किसी बैंक को, यस, पूरे दुनिया के किसी भी देश से हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा उस कंट्री का हमारे पास आता है, तो वो पैसा किस रूप में आता है? मैंने कहा हमारे रुपीज में आता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमें उसके बदले कन्वर्ट करके दे देती है। समझ आया? क्योंकि सेंट्रल बैंक संभालती है विदेशी मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ा या घटा सकती है। देश में अगर मनी सप्लाई बढ़ गई, पैसा देश में आ गया, तो देश में डिमांड बढ़ जाएगी, देश में रोजगार बढ़ेगा, देश में इनकम बढ़ेगी, देश में आमदनी बढ़ेगी, हाँ, जीडीपी बढ़ जाएगी अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो। और इसका बुरा इफेक्ट क्या है? When too much money is introduced into the market, it leads to the inflation. मतलब when too much money chases too few goods, it leads to inflation. मतलब देश में बहुत पैसा है पर वस्तु नहीं है, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो भाव, हाँ, दाम चढ़ जाएगा, महंगाई डायन खाए जाते, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई इस पे नजर रखती है, हर पल नजर रखती है, देखती है अगर महंगाई बहुत बढ़ रही है देश में, महंगाई को झट काबू कर लेती है। हाँ, देश का मनी सप्लाई रोक लेती है, उसके पास पावर है, सारी बैंकों को कंट्रोल कर सकती है। चलो, तो कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है, कैसे पूरे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करती है आरबीआई, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। 2 मेथड बताए गए। पहला मेथड है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को चेक करना। क्या देखना है? कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना मार्केट में है, इसको देखना। अब इसमें कैसे कर सकती है? सबसे पहला है इसमें बैंक रेट। अब सर, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विद आरबीआई चार्ज विद द कमर्शियल बैंक। तो अगर बैंक रेट, जो कि एक तरह का ब्याज है, कौन ले रहा है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ले रही है। किनसे? कमर्शियल बैंक से। तो अगर बैंक रेट महंगा हो जाएगा, मतलब बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो बैंक महंगा ब्याज देगी सेंट्रल बैंक को, तो हमको भी, आपको और मुझको भी क्या करेगी? ज्यादा महंगा लोन देगी। तो ज्यादा इंटरेस्ट हम लोन पे क्यों लेंगे? बाद में जाए लोन, हमें नहीं चाहिए अभी लोन, हम क्यों फंसेंगे अभी? तो इस समय मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? मार्केट में अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। अब समझ में आया? ऐसा आरबीआई कब करती होगी? आरबीआई ऐसा करती होगी जब मार्केट में क्या होगा? एक्सेस मनी सप्लाई होगा। जब मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस होगा, जब मार्केट में इंफ्लेशन चल रहा होगा, जब मार्केट में बहुत महंगाई चल रही होगी, हर तरफ महंगाई, हर तरफ परेशानी, लोग परेशान हैं, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तब आरबीआई ये रोल प्ले करेगी। क्या करेगी?
बैंक रेट महंगा कर देगी, मतलब लोन टू दी कमर्शियल बैंक्स महंगा कर देगी, और फिर कमर्शियल बैंक्स हमको महंगा लोन देगी, हम लोग लोन लेंगे नहीं, मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी, अपने आप सब औकात में आ जाएगा। समझ में आया? इसका उल्टा भी होगा, जब मार्केट में मंदी चल रही होगी, मार्केट में कोई खरीदारी नहीं हो रही होगी, मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा होगा, हाई तौबा मचा होगा कि कुछ सामान नहीं बिक रहा है, तो इसका उल्टा कर दो, बैंक रेट डिक्रीज कर देंगे और तब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? CRR फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या होता है? अब ये वो डिपॉजिट होता है जो सारी बैंकों को RBI के पास करना पड़ता है। इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट ऑल बैंक्स हैव टू कीप विद द RBI। समझाने के लिए कहते हैं, स्टेट बैंक है, उसके पास 100 रुपया पब्लिक ने जमा किया, ध्यान सुनना, कितना? 100 रुपया। तुम ही गए मान लो और तुमने स्टेट बैंक में जाके 100 रुपया जमा कर दिया। अब इसमें से 20 रुपीज, ध्यान से सुनना, इसमें से 20 रुपीज RBI अपने पास जमा करा लेती है कि ये पैसा मेरे पास जमा करो। तो इसका मतलब अब SBI के पास कितना बचा? 80 पैसा, 80 रुपया। अब RBI के पास 80 रुपीज बचा लोन बांटने के लिए। तो यही कहना चाहते हैं, जितना CRR इंक्रीज करेंगे उतना मार्केट में पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए। अगेन, ऐसा RBI कब करेगी, कब CRR इंक्रीज करेगी? जब मार्केट में देखेगी इन्फ्लेशन चल रहा है, जब मार्केट में खूब प्राइस राइज हो रहा है, तो उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए वो CRR इंक्रीज कर देगी, कहेगी बैंकों को कि आप अपना पैसा मेरे पास डिपॉजिट कर दीजिए। जब बैंकों का पैसा RBI के पास आ जाएगा तो बैंक लोन नहीं बांट पाएंगी, मनी सप्लाई मार्केट में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, सब चीज वापस कंट्रोल हो जाएगी। और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, डिफ्लेशन में उल्टा होगा, मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है, उल्टा हो जाएगा। समझ आया? क्या नाम है? ओपन मार्केट, मतलब खुले बाजार में आना। इसमें क्या होता है? इसमें सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। RBI सेल करती है, क्या बेचती है? गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है RBI। तो अगर जब RBI गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रही है, कौन खरीद रहा है? मैंने कहा आप और मैं तो मना कर सकते हैं RBI को, हम नहीं कर देंगे, पर बैंकें मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बैंकों को लाइसेंस किसने दिया था? RBI ने। तो अब RBI इनको मजबूर कर रही है कि आप मेरा बॉन्ड खरीदिए, आप मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदिए। तो सोचिए, सारी बैंकों के पास जो पैसा था RBI ने ले लिया, क्या बेच के दे दिया, ले लिया उनसे पैसा, कहा हमारा बॉन्ड खरीदिए, हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड है, रेलवे बॉन्ड है, हाँ लैंड बॉन्ड है, खरीद लीजिए। अब सारी बैंकों का पैसा आ गया किसके पास? RBI के पास आ गया। अब मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि सारा पैसा तो RBI के पास चला गया है। समझ में आया? तो इससे क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी, अपने आप इन्फ्लेशन मार्केट में चेक हो जाएगी। समझ में आया? इसका उल्टा भी कर लेना। अगला आ रहा है SLR। SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? ये वो रुपया होता है जो RBI कहती है कमर्शियल बैंक्स को कि ये आप अपने पास लिक्विड फंड्स के रूप में, कैश के रूप में अपने पास रखिए। अगेन, ये भी एक तरीका है बैंकों को रोकने के लिए। अगर SLR हाई होगा तो मनी सप्लाई लो होगी, और उसका उल्टा कर दो, SLR लो होगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ये RBI डिसाइड करेगी कब ऐसा करना है। ठीक है? क्या करती है? कहती है इनको कि आप अपने डिपॉजिट्स को लिक्विड फंड्स के रूप में रखिए। अभी तक तो पढ़ा था क्वांटिटेटिव, अब आ रहा है क्वालिटेटिव। ये वो मेथड है जिसका मेन मकसद है कि इकोनॉमी में अल्टरनेटिव यूज ऑफ क्रेडिट करना, जैसे मार्जिन मनी को चेंज करना। मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस होता है एक्चुअली। मार्जिन इज डिफरेंस बिटवीन द लोन एंड द सिक्योरिटी। जो आपने लोन के बदले सिक्योरिटी जमा की है उसे कहते हैं मार्जिन। ठीक है? और अगर मार्जिन मनी को इंक्रीज कर देंगे तो मार्केट में अपने आप लोन लेने वाले बंद हो जाएंगे। RBI कहती है कि 10 लाख का लोन लेना है तो ठीक है, आप 20 लाख का सामान गिरवी करिए। तो तुमको कह रहे भैया, अगर 20 लाख का सामान ही होता तो लोन लेते क्यों तुमसे? समझ आया क्या कह जाते हैं? तो अपने आप ही मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्या होता है? कई बार RBI क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम लगाती है, मतलब क्रेडिट देने से पहले बैंकों को कहती है कि पहले मुझसे परमिशन ले लो, पहले मुझसे परमिशन लो तब तुम क्रेडिट देना। और या तो मॉरल सुएशन में मॉरली प्रेशराइज करती है, समझाती है बैंकों को कि वेस्टफुल खर्चों करने के लिए, बर्बाद लोगों के लिए मत दीजिए, हाँ अनप्रोडक्टिव कामों के लिए पैसा मत दीजिए। और लास्ट में क्रेडिट राशनिंग। इसमें क्या करती है? RBI एक फिक्स्ड परसेंटेज बता देती है कि कितना परसेंटेज ऑफ लोन किस सेक्टर को देना है, प्राइमरी सेक्टर को कितना परसेंटेज देना है, सेकेंडरी सेक्टर को कितना देना है। तो उसने क्या कर दिया? राशन डेवलप कर लिया, एक फिक्स्ड कोटा डेवलप कर लिया, और बैंकों को उसी कोटे के अंदर रहना पड़ेगा। भाई लाइसेंस जो लिया है, समझ में आया?
आते हैं, टॉपिक है द स्टेट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए जैसे ही स्टेट शब्द का इस्तेमाल होता है तो बात करते हैं गवर्नमेंट की। स्टेट मतलब राज्य नहीं है यहाँ पर, स्टेट मतलब गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के रूप में, इनकम के रूप में सबसे बड़ा सोर्स होता है टैक्स। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय इंडिविजुअल एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट। मतलब तुम्हारे पापा जो पैसा कमा रहे हैं उस पर लगता है उनको टैक्स। हाँ, नाम है इनकम टैक्स। तुम्हारे पापा के पास जमीन है, जायदाद है, बिल्डिंग है, उस पर लगता है वेल्थ टैक्स। तो ये दोनों जो मैंने एग्जांपल दिया, ये दोनों है डायरेक्ट टैक्स। अब ये कैसा होता है सर? एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट अलाउड। क्या जो मैं एग्जांपल दिया, क्या क्या एग्जांपल दिया? मैंने कहा इनकम टैक्स, जो इनकम पे लगता है टैक्स। दूसरा मैंने कहा वेल्थ टैक्स, तुम्हारी वेल्थ पे, पूंजी पर, ठीक है। तो अगर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट अलाउड, तुम पे टैक्स लगा है तो तुम ही भरोगे। इसका मतलब है बर्डन जिस पे फॉल हुआ है, जिस पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसी पे उसका इंसिडेंस पड़ रहा है। इसे कई बार बोलते हैं द इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन। ठीक है, क्या फायदा है डायरेक्ट टैक्स का? फायदा यह है कि देश में इक्विटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जिसके पास पैसा है उसी तो इनकम टैक्स मांगेंगे। एक गरीब से पैसा इनकम टैक्स तो ना मांगेंगे, इनकम है तभी तो इनकम टैक्स मांग रहे हैं। तो देश में इक्विटी आएगी। सरकार को फायदा क्या मिलता है? सरकार को सर्टन है, श्योर है कि कितना टैक्स कलेक्ट होगा। मतलब सरकार को पता है, टैक्स पेयर को पता है, जो टैक्स देने वाला है उसको भी पता है कि मुझे कितना टैक्स देना है। श्योर मतलब सर्टन, श्योरिटी है कि मुझे कितना पैसा देना है। और तो और इसका खर्च बहुत कम आता है। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन का कॉस्ट, पब्लिक से कलेक्ट करने का कॉस्ट बहुत कम आता है, इसीलिए सरकार के लिए बहुत फायदेमंद है। और क्या खास बात है? इलास्टिक भी है ये टैक्स। इसका मतलब है ये टैक्स को आप बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर सरकार के पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इस समय, तो बस सरकार थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी, अपने आप सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। हाँ, सरकार के लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, तो सरकार डायरेक्ट टैक्स से क्या कर सकती है? अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। और क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स से लोग सिविक कॉन्शियस हो जाते हैं। हिंदी वर्ड बोलेंगे तो लोग जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग डायरेक्ट टैक्स देखते हैं तो दोनों को पिंच होता है। उनको पैसा लगता है कि मेरे पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट के पास गया है, तब वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये फंड्स प्रॉपर्ली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब टैक्स दोगे तो तुम चेक भी करोगे मोदी सरकार क्या कर रही है, पैसा खा जा तो नहीं जा रही है, कहीं अपने इस्तेमाल में तो नहीं ले रही है, गरीबों के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर, तो ये चेक करोगे। और टैक्स देते नहीं हो तो बोलेंगे हमसे क्या मतलब है, बाहर में जाए सरकार। तुम्हारे अंदर सिविक कॉन्शियसनेस, समाज के प्रति जागरूकता, गवर्नमेंट के प्रति जागरूक नहीं होगे, सोई रहोगे, हमसे क्या मतलब है। पैसा दे रहे हो तो हमसे मतलब है, मेरा पैसा कहां जा रहा है। समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स सिंपल है क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना आसान है, इजी है। डायरेक्ट टैक्स से देश से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगेगा उसकी एक्स्ट्रा इनकम सरकार के पास चली जाएगी, उसके फालतू खर्चे, मनी सप्लाई मार्केट में ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनइक्वालिटीज को कम करती है देश में, अमीरी गरीबी का फैसला कम करती है, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स किस पे लग रहा है? अमीरों पे लग रहा है, उनसे लिया गया पैसा गरीबों को दिया जा रहा है। जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जल योजना, उज्ज्वला योजना, तो आखिर उस पैसे को सरकार कहां लगा रही है? गरीबों के पास लगा। तो गरीबों के पास भी घर आ गया, मकान आ गया, गाड़ी आ गई, सड़क आ गई। समझ में आया? देश में इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है सरकार इस डायरेक्ट टैक्स की मदद से। बुराई क्यों है? सबसे अनपॉपुलर है। क्यों? पैसा हम कमाए, टैक्स सरकार ले ले, बुरा नहीं लगेगा? तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है डायरेक्ट टैक्स देना, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स से उनको पिंच होता है। डायरेक्ट टैक्स उनकी मेहनत की कमाई है, उनको लगता है उनको सरकार ले रही है। डायरेक्ट टैक्स इनकन्वीनियंट है क्योंकि ज्यादातर पैसा एक साथ देना होता है ईयर के एंड में, और आखिरी के मंथ में लोगों के पास कुछ पैसे बचते नहीं है। और क्या समस्या है? ऐसा लगता है कि डायरेक्ट टैक्स अन्याय करता है, इनजस्टिस करता है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट फॉल विथ इक्वल वेट ऑन ऑल। ठीक है, सबसे बड़ा जो डीमेरिट है डायरेक्ट टैक्स का वो है इवेजन। इवेजन मतलब टैक्स चुराना, टैक्स ना देना। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डिपेंड करता है पर्सन पे, जब वो बताएगा मेरी इनकम कितनी है तभी तो सरकार इनकम टैक्स लेगी। अब वो इनकम ही ना बताए तो, कोई इनकम अपनी छुपा ले तो, इसीलिए इट डिस्करेज सेविंग। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। जब लोग टैक्स पे करते हैं तो उन्हें पिंच महसूस होता है, सोचते हैं बचा के क्या करेंगे, पैसा उड़ा दो। जब टैक्स ही देना है तो खर्च कर दो भैया, तो लोगों के अंदर सेविंग करने की भावना नहीं आएगी, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे और पैसा कमाने की नहीं सोचेंगे, कहेंगे क्या कमा के फायदा है, कमा करके सरकार को देंगे, हम क्यों काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। देखा, लोगों की विलिंगनेस टू सेव, विलिंगनेस टू अर्न खत्म हो जाएगी। देश के लिए बड़ा घातक है ये। डायरेक्ट टैक्स का स्कोप क्या है? बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ रिच पे लगाया जा सकता है, लिमिटेड स्कोप है। इसका ठीक उल्टा होने वाला है इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे देश में एक ऐसा टैक्स जो सब पे लगाया जा सकता है,
चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो है जीएसटी। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सबको हटा करके एक सिंगल टैक्स लगा दिया गया, नाम है डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें शिफ्टिंग ऑफ टैक्स अलाउड है। क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ टैक्स अलाउड। इसका मतलब टैक्स किसी और पे लगता है पर वो शिफ्ट होकर के किसी और से भरवा लिया जाता है। इसे कहते हैं इंपैक्ट एंड इंसिडेंस। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट टैक्स तो जिस पे लगता वही भरता था, पर इनडायरेक्ट टैक्स दुकानदारों पे लगता है, दुकानदार आपसे और मुझसे वसूल लेते हैं। अब रेस्टोरेंट में तुम खाना खाने गए हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, तो वो रेस्टोरेंट वाला तुम पे क्या करता है? जीएसटी चार्ज कर लेता है। देना उसको है, रेस्टोरेंट वाले को, पर लेता तुमसे है। तो इंपैक्ट किस पे? उस रेस्टोरेंट पे। इंसिडेंस किस पर है? मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। समझ में आया? अब इसका मेरिट डिमेरिट इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एकदम रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स पढ़ो अच्छे से, मेरिट डिमेरिट अच्छे से कर लो, ठीक है? रिवर्स कर देना बन जाएगा ये। याद मत करो, तो मिक्स कर दोगे, ठीक है? डिफरेंस भी बना लेंगे अब तो हम लोग। टाइप ऑफ टैक्सेस देख लें। पहला टैक्स है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें नाम क्या है? प्रोपोर्शनल। इसमें एक टैक्स का रेट फिक्स रहेगा, रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होगा। क्या समझाने के लिए कहते हैं, जैसे रेट ऑफ टैक्स देखो, और ये है इनकम, और ये है अमाउंट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स फिक्स है। अब इनकम 1 लाख है तो भी 10% है, इनकम 2 लाख है तो भी 10% है, इनकम 3 लाख है तो भी 10% है। तो रेट ऑफ टैक्स क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे टैक्स कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। जबकि प्रोग्रेसिव में क्या होने वाला है? रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होगा इनकम के इंक्रीज होने पे, ठीक है? ये क्या होता है? ये है रेट ऑफ टैक्स और ये है इनकम। इनकम 1 लाख है, टैक्स है 5%। इनकम 2 लाख है, टैक्स है 10%। इनकम 3 लाख है, टैक्स है 15%। तो इनकम भी इंक्रीज, जैसे इनकम इंक्रीज रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? उल्टा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, टेंशन मतलब। क्या कहते हैं? कमाई ज्यादा और टैक्स कम दो? नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है? और डिग्रेसिव टैक्स में क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ टैक्स थोड़ा इंक्रीज होने के बाद रुक जाएगा। हमारे देश में ये सिस्टम बहुत फॉलो होता है। हमारे देश में जो इनकम टैक्स है वो ऐसा ही होता है, डिग्रेसिव नेचर का है। मतलब थोड़ी इनकम टैक्स बढ़ने के बाद उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं डिग्रेसिव। बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती है। अब रेलवे ले लो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले लो, वाटर डिपार्टमेंट ले लो, ये सब है पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है? पब्लिक एंटरप्राइज क्या करते हैं? देश में वेलफेयर का काम करते हैं। ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने में। और क्या करते हैं? गवर्नमेंट खुद इसमें एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर रही होती है। क्या प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज सेक्टर की? अक्सर ये संस्थाएं लॉसेस में जा रही होती हैं, इनमें प्रॉफिट नहीं होता है, और तो और ज्यादा यूनिट सिक हो जाती है, अपनी साइज से कम काम करती है। चलो, ये सब कॉमन चीजें था। सरकार इसी सब समस्याओं को दूर करने के लिए सोल्यूशन लाई है, और वो नाम है प्राइवेटाइजेशन। धीरे धीरे सरकार देखिए प्राइवेट करती जा रही है। आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ एक बीएसएनएल नाम का एक कंपनी हुआ करती थी सरकार की, जिससे ऑनलाइन मिलता था या मोबाइल कनेक्शन मिलता था। बीएसएनएल नाम सुना है? भारत संचार निगम लिमिटेड? नहीं? हाँ, एक कंपनी है बीएसएनएल, सरकार की है, गवर्नमेंट की कंपनी। और अब देखिए एयरटेल भी है, जियो भी है, और कौन सी है? कोई और नाम? वोडाफोन है ना? तो कंपनियां कई सारी हैं सर्विस देने के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन, सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को आने दिया। पहले एक ही बैंक हुआ करती थी, सरकारी बैंक हुआ करती थी, एसबीआई हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ मतलब एक ही, मतलब सरकारी सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। तो सरकार अपने रिसोर्सेज को, अपनी इंडस्ट्री को प्राइवेट को बेच रही है। इस प्रोसेस का नाम है प्राइवेटाइजेशन। हाँ, क्यों क्यों कर रही है सरकार ऐसा? सबसे बड़ा रीजन है, आइडियोलॉजिकल रीजन है, कि प्राइवेट सेक्टर इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार देख रही है कि बहुत सारी सर्विसेज हम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जब काम करती है तो बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है? मतलब सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए, कितनी नीट एंड क्लीन होगी, और किसी सरकारी बैंक में जाइए, हाँ थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको काम करना। और क्या फायदा मिलता है? इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट करना, प्राइवेट सेक्टर को चला पाना, क्योंकि सरकार को पैसा तो लगाना नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार इसमें चल देती है। और क्या होता है? एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार होता है। सोचिए, अगर अकेले गवर्नमेंट काम करेगी
तो उसको किसी से कंपटीशन नहीं है। पर अगर प्राइवेट लोग भी आ जाए तो अब तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, अब एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये तो है गवर्नमेंट की बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर की बैंक है, पर आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है ना, इनसे इनको कंपटीशन करना पड़ रहा है। और तो और प्रॉफिट का डिसीजन लेने में मदद करती है, क्योंकि सरकार जब भी काम करती है तो वेलफेयर के लिए काम करती है, पर जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है इन्फ्लेशन। हमारी भाषा में सुनेंगे तो when there is a sustained and continued rise in the price of the general goods and services, it is called as inflation। ठीक है, अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देखिए, अगर 2 से 2.5% तक प्राइस रेट इंक्रीज हो रहा है, बस इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। एक इकोनॉमी के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन बुरा नहीं है, क्योंकि तब आपको लगेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देके जा रहा है। सामान नहीं भी बिका तो 2 से 2.5% अगर दाम बढ़ भी गया तो भी आप फायदे में ही है। जबकि वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगा, प्राइस 5 से 6% बढ़ेगा और ये अच्छा नहीं है। पर रनिंग इन्फ्लेशन और बुरा है, क्योंकि अब प्राइस कितना बढ़ेगा, 10% से राइज हो जाएगा, ये इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। और हाइपर इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। क्या हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, 200% से ज्यादा ग्रोथ हो जाती है प्राइस की। ऐसा हुआ था क्या, हाँ जर्मनी ऐसा हुआ था। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में डिमांड पुल, कई बार क्या होता है डिमांड बढ़ जाती है चीजों की और सप्लाई ऐड नहीं हो पाती है। When there is too much of goods needed or demanded in the society, but the supply is less, price rise हो जाएगी। हम इसे आम भाषा में कहते हैं when too much money chases too few goods, it leads to inflation called as demand pull inflation। क्यों होती है, पॉपुलेशन की वजह से होती है। लोग बढ़ गए हैं, चीजों की डिमांड बढ़ गई है। देखिए ना, मकान जमीन कितने महंगे हो गए हैं, क्यों, अरे इसीलिए तो महंगा हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सबको घर चाहिए, सबको खेत चाहिए, सबको रहने के लिए छत चाहिए, सरकार के खर्चे भी बढ़ गए, सरकार नए रोड बना रही है, नए नए इन्वेस्टमेंट्स कर रही है और डिमांड बढ़ रही है लोगों की, लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ चुका है, इसीलिए भी। एक और टाइप का इन्फ्लेशन है, सेकंड टाइप का इन्फ्लेशन है, नाम है कॉस्ट पुश। यहां पर जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी बनाने की कॉस्ट महंगी हो गई है। गलती उसकी नहीं है, प्रोड्यूसर जो गुड्स बना रहा है उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो लेबर चाहिए, वो महंगा हो गया है। तो वो महंगा हो गया तो उसने भी अपने दाम को बढ़ा दिया, सीधी बात है। इसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्यों बढ़ रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्यों हो रहा है, मैंने कहा वेजेस महंगे हो गए हैं, लेबर को जो देना है, अब लेबर को ज्यादा पैसा देंगे तो कहां से रिकवर करेंगे, दाम बढ़ा के रिकवर करेंगे। और यहाँ तो जो उसके पास रॉ मटेरियल चाहिए वो महंगा हो गया है, और कई बार सरकार भी टैक्स बढ़ा देती है चीजों पे। इन सब की वजह से चीजें महंगी हो रही है। इफेक्ट का इन्फ्लेशन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। हाँ, मनी की परचेसिंग पावर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आज 10 रुपए मार्केट में ले जाओ, झट से खत्म हो जाता है। 10 बोला मैंने, अरे 100 ले जाओ। क्या कहना चाहते हैं, पहले तुम्हारे मम्मी पापा बताते होंगे, अरे हम लोग ना 4 भाई बहन थे, 10 रुपए में पूरा परिवार खाना खा लेता था। हाँ, शायद पापा या दादा कभी तुम ऐसी कहानी बताते होंगे कि अरे मेरी शादी में तो सोना जो था वो 200 रुपए तोला था, आज देखो बेटा 70,000 रुपए तोला है। तो ये सब क्या है, बताना चाहते हैं कि मनी की वैल्यू आज गिरती जा रही है। आज रुपए ज्यादा देकर के कम वस्तु खरीद पा रहे हैं, ठीक है ना। तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम हो गई है। प्रोडक्शन करने वालों के पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, होर्डिंग की आदत बढ़ रही है। फिक्स्ड इनकम वाले सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी फिक्स सैलरी है। अब कमाई तो फिक्स है पर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके पास सेविंग नहीं होगी बेचारे के पास। सबसे ज्यादा लॉस में कौन है, फिक्स्ड इनकम करने वाला, मतलब टीचर। हाँ, उसकी सैलरी तो फिक्स होती है बेचारे की। और कौन नुकसान में है, बोरोवर। हाँ, वो नुकसान में नहीं, फायदे में है। बोरोवर कैसे फायदे में है, क्योंकि जो पैसा बोरो करता है उसमें उसको कम पैसा एक तरह से रिटर्न करना होता है जिससे उसने बोरो किया है। इन्वेस्टर भी फायदे में रहता है। इन्वेस्टर क्यों फायदे में रहता है, जो पूंजी लगा रहा है वो फायदे में इसलिए होता है क्योंकि उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। ब्याज बढ़ते रहता है, इन्फ्लेशन की चीजें महंगी होती जाती है, प्राइस राइज होता है, प्रॉफिट राइज होता है, एंजॉय करता है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द इकोनॉमिक एप्लीकेशन। हाँ, एक टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होता है सर, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी इशूड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। देश में 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी आती है, हर क्वार्टर में के मिड में, हर क्वार्टर के मिड में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। तो मिड फरवरी में ये क्या आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। कौन इशू करेगा, आरबीआई। क्या करना चाहती है इस पॉलिसी में, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लाती है। हमने ग्रिड कंट्रोल पढ़ा था ना, वो है मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट। दूसरी पॉलिसी कौन सी है, फिस्कल पॉलिसी। द पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट, द बजट प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी का दूसरा नाम है फिस्कल पॉलिसी। हमारे देश में फिक्स है, साल में एक बार फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी आएगी और वो देश में 1 फरवरी होगा।
फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में हमारे देश में बजट डे होता है और इस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री क्या करती है, पार्लियामेंट में बजट पेश करती है जिसमें गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड आने वाले साल का एक्सपेंडिचर और इनकम बताती है. सो इट इज द एस्टिमेट ऑफ ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर नेशन प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी. समझ में आ गया? This brings to the end of complete economic application and मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे सुपरस्टार्स इकोनॉमिक एप्लीकेशन भी फोड़ कर आएंगे.